All right, so this is a new initiative, a new step that I'm taking today. Normally ये जो CDC Pro एनालिसिस होती है वैसे हम अपनी ऐप पे लेते थे। लास्ट टाइम मैंने ये यूट्यूब पे लाइव सेशन लिया था, 4 घंटे का सेशन हो गया। मैंने कहा अब की बार छोटा कैसे करें, तो सोचा अब की बार ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो में शॉर्ट में चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और लेट्स सी अगर ये कम टाइम पे कर पाता हूँ मैं। नाउ ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में कवर करूँगा यार मैं। फर्स्ट पार्ट वुड बी एनालिसिस, जिसमें मैं 10-1 मिनट में बस एनालिसिस करूँगा वीआरसी सेक्शन की, और उसके बाद पूरा का पूरा वीआरसी सेक्शन में एलैबोरेटली एक्सप्लेन करूँगा। ईच आरसी वन बाय वन हर वीए क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। तो दैट वुड बी द एलैबोरेट पार्ट, दैट वुड फॉलो द एनालिसिस पार्ट, ठीक है? चलो, सबसे पहले शुरू कर देते हैं हमारी एनालिसिस पार्ट। तो देखो यार, कोई भी सेक्शन जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आई एम वेरी क्लियर कि माय ऑब्जेक्टिव इज़ कि मुझे अपनी परसेंटाइल मैक्सिमाइज़ करनी है। मतलब मुझे सही ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं और गलत कम से कम क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज आई नो दैट एवरी टाइम आई लीव अ क्वेश्चन इट इज़ बेटर देन गेटिंग इट रॉन्ग। तो 0 इज़ ग्रेटर देन -1, रिस्क नीडलेसली नहीं लेना है। 50-50 इवन 60-40 वाले केस में भी मार्क नहीं करना। ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है, डिफिकल्ट वालों को थोड़ा दूर रखना है। फर्दर मुझे किसी भी सेक्शन के एंड पे पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है? चलो, इन सब चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ। जब भी मुझे वीआरसी सेक्शन मिलता है, सबसे पहले मैं 1 मिनट लेता हूँ ओवरव्यू लेने में। ओवरव्यू का क्या मतलब है? आई रन थ्रू दी एंटायर सेक्शन। जैसे आपके पास भी वो होता है ना, आपके पास बटन होता है व्यू पेपर का। तो मैं भी एक काम करता हूँ, 1 मिनट का टाइमर लगा लेता हूँ और 1 मिनट का टाइमर लगा के लेट मी जस्ट गो थ्रू दी एंटायर पेपर, ठीक है? चलो, तो 1 मिनट का टाइमर, देखते हैं क्या क्या है मेरे पास पैसेज में। सबसे पहले एक पैसेज है, ठीक है, 1 पेज का पैसेज है, 4 क्वेश्चंस हैं, बट मानना पड़ेगा क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों बड़े लग रहे हैं। फिर एक ठीक ठाक साइज का सेंटेंस इंसर्शन है, छोटा सेंटेंस इंसर्शन है, बड़ा पैरा समरी है, अच्छा बड़ा पैरा समरी, इस पे तो लास्ट में आऊँगा। सेंटेंस इंसर्शन ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल साइज है। काफ़ी बड़ा ऑड वन आउट है, इसको भी यार लास्ट में ही करेंगे। पैसेज है, ठीक ठाक साइज का पैसेज है, 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ तो ऑप्शंस का भी साइज़ एक्सेप्टेबल है। ठीक साइज़ का समरी है। एक और पैसेज है, ठीक साइज़ का, 4 ऑप्शन है, ऑप्शंस भी ठीक ठाक, क्वेश्चन भी सही साइज़ के हैं। लास्ट पैसेज ये पहले वाले से थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को साइज़ में, येस। 4 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मुझे ये पता है कि पैसेज के साइज़ से डिफ़िकल्टी लेवल पता नहीं लगता। क्वेश्चंस और ऑप्शन ठीक साइज़ के हैं, समरी ठीक साइज़ का समरी है और ठीक साइज़ का ऑड वन आउट है। अब मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा 1 मिनट में किया जा सकता है ना? मेरे कुछ सेकंड अभी भी बचे होंगे। सो यू जस्ट रन थ्रू द एंटायर सेक्शन। दिस इज़ माय वे ऑफ टेलिंग माय माइंड कि देख बेटा, इतना काम है, इतना कुछ करना है, तो बेटर गियर अप, बेटर स्पीड अप। अब शुरुआत मैं हमेशा आरसी से करता हूँ, तो चाहे कोई भी मतलब क्या कुछ भी कॉम्पोजिशन हो, कितने आरसी हो, कितने नॉन आरसी हो, मैं शुरुआत हमेशा आरसी से करता हूँ। शुरुआत में आरसी पे फोकस किया जा सकता है, बाद में पैनिक मच जाता है। अब आरसी से शुरुआत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आरसी करूँगा। सो आई स्टार्ट विद आरसी, बट आई नो कि ठीक है, अगर कोई आरसी छोड़ने वाला लगेगा तो छोड़ भी सकता हूँ। उसके लिए मेरा 6 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, करूँगा इन द सेकंड हाफ ऑफ द सेशन। ऑल्सो व्हेन आई अटेम्प्ट अ पैसेज, इवन विद इन अ पैसेज आई कैन लीव सर्टेन क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, ओके? चलो, तो देखते हैं। पहला वाला पैसेज अब मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, ये तो मुझे पहला वाला पैसेज करने वाला लगा। आई वुड से कि 3 क्वेश्चन तक किए जा सकते हैं इसमें। दिस वाज सेंटेंस इंसर्शन, वेरी डूएबल, एकदम करने वाला था। ये भी सेंटेंस इंसर्शन करने वाला लगा मुझे। ये वाला तो मैं ऑफ कोर्स इस तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि ये इतना बड़ा था। मैंने कहा भाई बाद में आऊँगा। सेंटेंस इंसर्शन अगेन इट फेल्ट डूएबल। ये वाला अगेन मैं इसमें नहीं पहुंच पाया, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बचा क्योंकि काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा यार तेरे पे एंड में आऊँगा, नहीं पहुंच पाया। अगेन तीसरा पैसेज भी करने वाला था। सेकंड पैसेज में तो मेरे ख्याल से चारों क्वेश्चन हो सकते थे। ये वाला पैराग्राफ डूएबल लगा, ठीक है, डूएबल टाइप लगा मुझे। लास्ट वाला पैसेज डूएबल था, बट इसके लिए टाइम नहीं बचा। वो क्यों नहीं बचा बताता हूँ मैं। देन ऑफ कोर्स लास्ट में जो 2 क्वेश्चंस हैं, समरी वाला, अगेन मैं इस तक पहुँच आया। चलो, मतलब इट्स काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन, पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, ये करने वाला लगा। तो हाउ वुड आई हैव यूटिलाइज माई टाइम हेयर? तो फ्रैंकली यहाँ पे मैं किस तरीके से टाइम खर्च करता, कहाँ कहाँ पे कितना टाइम देता। सबसे पहले तो ओवरव्यू में मेरा 1 मिनट चला जाता है ना। कमिंग टू आरसी, पहला पैसेज मैंने स्कैन किया, मुझे करने वाला लगा। सेकंड मैंने स्कैन किया, करने वाला लगा। थर्ड मैंने स्कैन किया, करने वाला लगा। फोर्थ वाला मैंने स्कैन किया, थोड़ा मुश्किल लगा एक तो। मतलब पहले 3 आई फाउंड ईजियर ओवरऑल। अब अगेन आप जब देखोगे आगे वीडियो में, मैं इंडिविजुअल पैसेजेस को और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पेशली जब मैं शुरुआत में स्कैन करूंगा पैसेज को। सो फर्स्ट पैसेज आई फाउंड डूएबल। ओवरव्यू में मेरा 1 मिनट लगा।
सारे पैसेजेस में आई वुड लाइक टू बिलीव कि 9 मिनट में किए जा सकते थे, इंक्लूडिंग स्कैनिंग वाला टाइम। लास्ट वाले पैसेज को मैंने स्कैन किया। अब आप बोलो सर लास्ट वाले पैसेज को स्कैन ही क्यों किया आपने, जब आपके पास टाइम ही नहीं बचा था, 3 पैसेज आपने कर लिए। नहीं, स्कैन तो देखो मैं करता हूँ, क्योंकि क्या पता वो हद आसान पैसेज हो, क्या पता एकदम लॉलीपॉप हो, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। तो इसलिए मैंने लास्ट वाला पैसेज भी स्कैन किया और 2 मिनट में मेरे को पता लग गया कि छोड़ने वाला पैसेज है। सो फाइनली मेरा कितना टाइम चला गया है, 27, 29 और 1 मिनट ओवरव्यू का 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स वर स्पेंट इन ओवरव्यू एंड आरसीज। तो मेरे पास कितना टाइम बचा था टोटल वीए के लिए, तो जब मैं वीए पे आया आई न्यू आई हैड ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। अब वीए में मेरे पास समरी भी थी, सब पैरा जंबल नहीं था, ऑड वन आउट था और सेंटेंस इंसर्शन था, है ना। समरी में कितना टाइम लगाया मैंने, कितना टाइम सेंटेंस इंसर्शन, तो मैंने देख लिया था स्टार्टिंग में ही कि सेंटेंस इंसर्शन सारे डिसेंटली शेप्ड है, डिसेंटली साइज्ड है, तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी, 5 मिनट लगे। ऑड वन आउट एक तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, दूसरा रैंडमली मार्क कर दिया जो बड़ा वाला था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि यार इसमें उतना टाइम दे के पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा, साइज़ बहुत बड़ा था। अब अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि लेंदी ऑड वन आउट या लेंदी समरी इज़ अ डिफिकल्ट समरी, नहीं, नॉट नेसेसरली, बट देन इट डेफिनेटली मीन्स दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन थे, 3 मिनट काफ़ी होते हैं ऑड वन आउट के लिए, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन। समरी में मेरे पास 2 ही मिनट बचे, तो मैं कोई एक समरी का क्वेश्चन कर पाया, लेट्स से कि वो मैंने सही कर लिया। तो कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे मेरे निकल के आए, आई वुड से कि पहले वाले आरसी में 3 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 3, ऑफकोर्स चौथा तो मैंने छोड़ ही दिया तो 0। समरी 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंसर्शन 3 क्वेश्चन। ओवरऑल आई वुड से दैट द एंटायर वी ए सेक्शन वॉज ऑन द ईजियर साइड, मतलब आप यूँ कह लो कि ईजी और मॉडरेट के बीच में था। तो आरसी में टोटल कितने क्वेश्चन निकल के आए मेरे, 10 सही हुए, यहाँ पे 6। सो द बेस्ट दैट आई वुड हैव गॉट हियर इज 16। तो 16 इंटू 3 48। तो आई बिलीव अगर आप में से किसी के 48 मार्क्स आए तो यू हैव डन कंसिडरेबली वेल, 99 परसेंटाइल से डेफिनेटली ऊपर होना चाहिए। पैसेज मुश्किल नहीं है, आई वुड से मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट या मॉडरेट से एक नॉच नीचे, या ठीक है आप मॉडरेट मान लो एट बेस्ट। 48 मार्क्स इज गुड। इफ़ यू हैव स्कोर्ड ओवर 40 यू हैव डन वेल, यू कैन पैट योर बैक, आपकी एक अच्छी एनविएबल परसेंटाइल आएगी। आई वुड से कि 40 प्लस में इसमें 98 से तो ऊपर होनी चाहिए। 30 से ऊपर अगर आपकी है तो स्टिल यू आर एब्सोल्युटली ऑन द ट्रैक। आप ये बोल सकते हो कि हाँ यार मेरी कट ऑफ तो इजीली कट ऑफ तो क्लियर हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज द इनिशियल एनालिसिस पार्ट। अब चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे। उससे पहले बस आपको ये बता दूं कि हमारी बी स्कूल पुरान मिस मत करिए, वी हैव क्रिएटेड दिस वन फाइल फॉर यू, जिसमें आपको सारे बी स्कूल्स और सारे बी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो बेसिकली कौन कौन से अलग एग्ज़ाम है, किसकी लास्ट डेट कब है, किसकी फ़ीस कितनी है, कौन कौन से बी स्कूल आते हैं। इंडिविजुअल बी स्कूल की बात करें तो एक गिवन बी स्कूल की डेडलाइन क्या है, उसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर, प्लेसमेंट कितनी गई, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, एवरीथिंग अबाउट ऑल द बी स्कूल्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स इन वन फाइल अवेलेबल फॉर फ्री। बस आपको इसके लिए एक फॉर्म फिल करना है, हम आपको एक्सेस दे देंगे उसके बाद इस पुरान का, ठीक है। ऑल्सो नो दैट कि हमारा स्नैप, एनमैट और सीमैट का गेम चेंजर बैच आ रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर। आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे स्नैप, एनमैट, सीमैट के, टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको पढ़ाएंगे यानी कि हम लोग, और आपको इसमें बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाया जाएगा इन एग्जाम्स को लेके, लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगी, ओके। देन अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा एमस 2.0 स्टार्ट्स फ्रॉम 4 अक्टूबर। सारी लाइव क्लासेस होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। मोर देन 10,000 कैट लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देते हैं। आरंभ अकेडमी की टेस्ट सीरीज मिलती है अलॉन्ग विद करियर लॉन्चर टेस्ट सीरीज, और इसमें आपको क्रक्स रिकॉर्डिंग भी मिलती है ताकि आप टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। क्रक्स रिकॉर्डिंग, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसकी हम एक शॉर्ट रिकॉर्डिंग बना देते हैं, एक क्लास की नहीं, एक टॉपिक की। फॉर एग्जाम्पल समरी मैंने 4 क्लास में पढ़ाया, उसकी आधे घंटे की क्रक्स रिकॉर्डिंग डाल दी जब भी आप रिवाइज करना चाहो। पूरी GDPI कवरेज है, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन है, और जितने भी फ्यूचर कैट 26 बैचेस होंगे हम आपको सबका एक्सेस देंगे। अगर आप कैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन बाय आवर बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको आरंभ अकेडमी की टेस्ट सीरीज मिलेगी अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, लाइव बूस्टर क्लासेस, और जो थ्योरी है उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, एंड एक्सेस टू आर वॉल्ट। इंडिविजुअल बूस्टर कोर्स भी ले सकते हो जिसमें आपको मेरा एडवांस कोर्सेज लाइव मिलेंगे, RC एडवांस, CR एडवांस, और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हम लाइव करेंगे, और बेसिक क्लासेस की रिकॉर्डिंग, प्लस मेरे फ्री सेशंस बिल्कुल मिस मत करिए। दीज आर वेरी पॉपुलर अमंग सीरियस एस्पिरेंट्स। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को 4 PM मेरा RC प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें मैं हाई क्वालिटी RC कराता हूँ आप लोगों को।
तो ये आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री सेशन है। और लोकेश VA201, दिस इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर सीरीज ऑफ माइन, जिसमें हम समरी, पैरा जंबल, ऑड वन आउट और सेंटेंस इंसर्शन के हाई लेवल क्वालिटी क्वेश्चंस करते हैं यूट्यूब पे मंडे फ्राइडे को 1 PM। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज। मैं एक आरसीज को करने का एक मेरा पर्टिकुलर तरीका है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो कोई भी पैसेज मिलता है, सबसे पहले मैं उसका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता हूँ कि इस पैसेज का साइज़ कितना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो इफ़ आई लुक एट द फर्स्ट पैसेज, आई वुड से कि ठीक है, नॉर्मल एक पेज का साइज़ है और 4 क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस थोड़े बड़े हो सकते हैं कुछ कुछ, बट ठीक है, एक पेज का पैसेज और 4 क्वेश्चन। तो आई एम सेटिस्फाइड कि इसका पैसेज का ROI तो एक्सेप्टेबल है। मूविंग ऑन विद द पैसेज देन, अब मैं पैसेज को पहले स्कैन करूंगा। आपको पता है कि स्कैनिंग का मतलब क्या है कि मैं पैसेज के पहले पैराग्राफ और बाकी पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ता हूँ और इसके थ्रू मैं एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल पैसेज किस बारे में है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ देखो, ऑब्जर्व करो कि इसको किस तरीके से स्कैन कर सकते थे हम, कैसे करना चाहिए था। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पैसेज कहता है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, तो पूरे इंसानों के, इंसानियत के पूरे इतिहास में इंसेक्ट्स हैव बीन ऑन द मेन्यू। इंसेक्ट्स हैव बीन ऑन द मेन्यू मतलब लोग इंसेक्ट्स को, कीड़ों को खाते आए हैं। बट, तो आपको पता है कि बट येट हाउएवर रादर के बाद जो आता है इंपॉर्टेंट तो वही होता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री लोग इंसेक्ट्स खाते आए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बट नॉट एवरी वंस बाइटिंग, मतलब हर कोई तो नहीं खा रहा। सो फोकस इज ऑन द फैक्ट दैट नॉट एवरीबडी ईट्स इंसेक्ट्स। दो, तो हमको पता है जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दो से होती है तो पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट हमने छुपा दिया, सेकंड वाले पार्ट पे फोकस करो। दे रिमेन लार्जली एब्सेंट फ्रॉम अमेरिकन एंड यूरोपियन डाइट्स, तो ए और बी में से कोई एक पढ़ता हूँ मैं हमेशा। तो हमारा फोकस इस बात पे है कि हर कोई इंसेक्ट्स को खा नहीं रहा है और इंसेक्ट्स जो हैं दे रिमेन लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द यूरोपियन डाइट्स, की यूरोपियन डाइट्स में आज भी इंसेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। इन रीसेंट ईयर्स द रिलक्टेंस हैज़ बीन एग्जैजरेटेड, तो रीसेंट ईयर्स में जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस क्या होता है भाई, मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को न करना। तो ये रिलक्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है, एग्जैजरेट हो गया, एग्जैसरबेट हो गया बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस है इंसेक्ट्स को खाने का, ये और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो कि क्लेम करते हैं दैट ग्लोबल एलिट्स, मतलब दुनिया के जो अमीर तरीन या एलीट लोग हैं, दे आर फोर्सिंग पब्लिक टू अबैंडन मीट इन द फेवर ऑफ बग्स। ओके, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है मार्केट में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है कि जो ग्लोबल एलीट है, ग्लोबल जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं कि लोगों को क्या करना है, लोगों को मीट छुड़वाओ और लोगों को कीड़े खाने की आदत डलवाओ। दिस डिसइंफॉर्मेशन, तो ऑथर ने पहले भी इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला, दोबारा ऑथर बोल रहा है कि भाई ये डिसइंफॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। दिस डिसइंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट्स द लेजिटिमेट साइंटिफिक रिसर्च। तो ये डिसइंफॉर्मेशन, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या करती है, जो साइंटिफिक रिसर्च है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसके आड़े आती है, उसको हिंडर करती है। साइंटिफिक रिसर्च इनटू इंसेक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोटीन, साइंटिफिक रिसर्च इनटू इंसेक्ट्स एज फ्रेंडली प्रोटीन एंड मे हिंडर द शिफ्ट टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो ए एंड बी में अगेन ए पढ़ लिया, बी छोड़ देता हूँ। ऑल राइट, तो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, व्हाट इज द फर्स्ट पैरा अबाउट। पहला पैरा बस मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से सब लोग इंसेक्ट्स नहीं खाते, जैसे यूरोपियन डाइट्स में इंसेक्ट नहीं है। और उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न तो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, बट इसको लेके रिलक्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जहाँ पे कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज साइंटिफिक रिसर्च जो कि बोलती है कि इंसेक्ट्स एक्चुअली प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, उस साइंटिफिक रिसर्च के आड़े आती है। ठीक है, बाकी पैराग्राफ की पहली पहली लाइन पढ़ते हैं। कहता है इन जनवरी 2005 इन अ पर्टिकुलर ईयर, मुझे एग्जैक्टली नहीं जानना होता, इन सम ईयर यूरोपियन कमीशन अप्रूव्ड यूवी ट्रीटेड मीलवर्म पाउडर। तो यूरोपियन कमीशन ने अप्रूव किया, किसको अप्रूव किया, किसी मीलवर्म पाउडर को। ये मीलवर्म कुछ कीड़ा कैसा लग रहा है, किसी पाउडर को अप्रूव किया एज अ नोवेल फूड, एज अ न्यू फूड। ओके, तो यूरोपियन कमीशन ने अप्रूव कर दिया कि हाँ यार ये जो पाउडर है इट्स अ न्यू काइंड ऑफ फूड। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंजेंडर अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन एन अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड, एक्सप्लेन्स एल। मुझे नहीं जानना बंदा कौन है, एल पढ़ रहा हूँ, एक्स भी पढ़ सकते थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या करती हैं, दे एंजेंडर, दे क्रिएट, दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन एन अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड। तो दुनिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और इस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या करती हैं, एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती हैं आपको। जैसे अगेन आप एरोप्लेन में जा रहे हो, कल को कुछ हो जाता है, जब
व्हाटएवर गोज़ रॉन्ग, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बैठे रह सकते हो। बट अगर आप कार चला रहे हो, तो स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, तो ऑल्दो शायद आप कार के एक्सीडेंट में भी मरोगे, बट यू फील इन कंट्रोल कि यार आई एम इन कंट्रोल। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या करती हैं? दे गिव यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन दिस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। परहैप्स ऑथर बता रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों पॉपुलर हैं, या लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं शायद। I will not eat the bugs is attractive as a conspiracy because the phrase is funny, amusing, and has a tiny twinge, tiny truth to it. Has tiny truth. अगर आप और आसान करना चाहो, ये जो फ्रेज है कि मैं बग्स नहीं खाऊंगा, ये अट्रैक्टिव है एज अ कॉन्स्पिरेसी। क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि ये फ्रेज फनी है और इसके अंदर थोड़ा सच भी है, या सिर्फ आप यूं पढ़ लो क्योंकि ये फनी है। ठीक है। सिंस इंसेक्ट्स आर एडिबल एंड अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इंसेक्ट्स असल में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं। अगेन ये एल ही बोल रहा है। आगे, इफ अ लव्ड वन इज डीप डाउन द रैबिट होल and thinks a world government is being created by George Soros and they want us to eat cockroach, it's a painful realization for us to face them, acknowledges L। तो यहाँ पे भी L कुछ एक्नॉलेज कर रहा है। क्या कह रहा है L? अगर आपका एक लव्ड वन है हु इज डीप डाउन द रैबिट होल, अब अगेन मुझे नहीं पता डीप डाउन द रैबिट होल, तो इसको यूं पढ़ लेते हैं। अगर आपका कोई लव्ड वन है जो सोचता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, दुनिया भर की जो गवर्नमेंट है, इसको कौन क्रिएट कर रहा है? इसको एक्स बंदा क्रिएट कर रहा है कोई। सो सम एक्स पर्सन इज क्रिएटिंग द एंटायर द वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम कॉकरोच खाएं। ठीक है। तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो एक्स एक बंदा चला रहा है, और वो बंदा चाहता है कि आप कॉकरोच खाओ। इट्स अ पेनफुल रियलाइजेशन फॉर अस टू फेस देम। आसान कर लेते हैं, इट इज़ पेनफुल टू फेस देम। तो इन ऐसे लोगों को फेस करना मतलब दीवार पे सर मारने वाली बात है, एक्नॉलेज कर रहा है। डाइवर्स सॉल्यूशंस टू फूड इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट टू सूट डिफरेंट प्रेफरेंसेस एंड कल्चर्स। तो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं फूड इनसिक्योरिटी को लेके, जो कि सूट करते हैं अलग अलग प्रेफरेंसेस या अलग अलग कल्चर, कोई भी एक पढ़ लो। ऐसा कहना है जे का। अब ये जे कौन है, कहाँ की डायरेक्टर है, मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है। लास्ट, कन्फ्रंटिंग क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो अगेन मैं पैसेज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे फोकस है तो उसको पढ़ लेता हूँ। कन्फ्रंटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिक्वायर परसिस्टेंस, ऐसा कहना है एल का, कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कन्फ्रंट करना चाहते हो तो उसके लिए यू नीड सम परसिस्टेंस, यू नीड सम पेशेंस, लगे रहना पड़ेगा आपको। तो मैंने पहला पैराग्राफ और पहली पहली लाइन पढ़ी, विच कम्स टू रफली 150 वर्ड्स आउट ऑफ द 544 वर्ड्स। जितना मैंने पढ़ा सिर्फ उसको देखूँ अगर मैं, तो हम जो मैंने कट कर दिया उसको अभी के लिए छोड़ो। दिस इज व्हाट स्कैनिंग इज। पहला पैराग्राफ, पहली पहली लाइन पढ़ी, और उससे ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट पैसेज, व्हाट इज द पैसेज अबाउट? पहले पैरा ने यही बताया कि यार लोग खा नहीं रहे हैं इंसेक्ट्स को, यूरोप में नहीं खाया जाता, उसका रीज़न है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। फिर हमको आगे पता लगा कि यूरोपियन कमीशन ने अप्रूव किया है किसी चीज़ को कि ये फूड माना जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या करती हैं? सेंस ऑफ कंट्रोल देती हैं, ऐसा एल कह रहा है। मैं बग्स नहीं खाऊंगा, ये एक अट्रैक्टिव कॉन्स्पिरेसी है। क्यों अट्रैक्टिव कॉन्स्पिरेसी है ये भी एल एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कोई बंदा है जिसने मन में मान ही लिया है कि कोई ये कॉन्स्पिरेसी ट्रू है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ट्रू है, तो कितना ही उस पर सर पटक लो, कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा एल एक्नॉलेज कर रहा है। फिर उसके बाद अलग अलग सॉल्यूशंस हैं फूड सिक्योरिटी को जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सूट करते हैं, ये भी जे कह रहा है। ये कोई और बंदा कह रहा है कि देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस टू फूड इनसिक्योरिटी दैट एग्जिस्ट दैट सूट डिफरेंट प्रेफरेंसेस। कन्फ्रंटिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिक्वायर परसिस्टेंस। तो अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को कन्फ्रंट करना चाहते हो तो इसके लिए यू टू रिक्वायर सम परसिस्टेंस। तो व्हाट इज द ओवरऑल पैसेज अबाउट? The author is essentially discussing the role of conspiracy theories in लीडिंग टू पीपल नॉट ईटिंग इंसेक्ट्स। मतलब लोग इंसेक्ट्स जो नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से नहीं खाते। उसको इवेल्युएट कर रहा है ऑथर, समझ रहा है कि भाई उसमें क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं, कैसे इसको डील कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वो सब भी बता रहा है। तो आई वुड से दैट द पैसेज इज प्रीटी इजीली अंडरस्टैंडेबल। ये पहला स्टेप होता है हमारा। आई नो आप बोलोगे सर इतना टाइम लगा दिया आपने, यही अगर मन में करोगे पहला पैराग्राफ पहली पहली लाइन और सोचोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आइडियली इट टेक्स लेस देन 2 minutes। क्वेश्चन पढ़ते हैं। According to the passage, which of the following scenarios would most likely exacerbate public resistance to insect-based diets? तो जो insect-based diets हैं, कौन सी इनमें से चीज़ उसको और ज़्यादा एग्जैसरबेट कर देगी, और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दे देगी, या और ज़्यादा उसको इंक्रीज कर देगी? ठीक है, ओके। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे मोस्ट लाइकली। ओके,
गिवन द इनसाइट्स प्रोवाइडेड बाय एल एंड एफ, which of the following conclusions can be drawn about the relationship between public belief system and dietary change? तो dietary change और public belief system के बीच में क्या relation निकल के आता है based on the information they have provided? Inference का question है. Which of the following statements, if false, would be inconsistent with the concerns raised in the passage regarding the drivers of public resistance to insect based diet? तो जो लोगों की resistance है insect based diet को लेके, इनमें से कौन सी ऑप्शन अगर फॉल्स हो जाए तो इनकंसिस्टेंट होगी? सोचो, इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन अगर फॉल्स हो गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी अभी कंसिस्टेंट होगा ना. तो इसको यूँ देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है विच इफ ट्रू वुड बी कंसिस्टेंट. तो अगेन इन्फेरेंस ही बोलूंगा मैं तो फिर इसको. आई विल नॉट ईट द बग्स, ये एक अट्रैक्टिव है एज अ कॉन्स्पिरेसी बिकॉज द फ्रेज इज फनी अम्यूजिंग एंड हैज टाइनी ट्रूथ सिंस इंसेक्ट्स आर एडिबल एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ऐसा एल कह रहा है. बेसिकली पैसेज की एक सेंटेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. तो ये भी इन्फेरेंस ही तो हुआ. तो अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो रीजनिंग के ही क्वेश्चंस है सारे. पैसेज आई वुड से इज ईजी. तो नाउ इज़ द टाइम फॉर जस्ट टू डिसाइड कि करने वाला पैसेज है छोड़ने वाला. मैं तो अटेम्प्ट करता, मुझे तो बिल्कुल डुएबल लग रहा है. अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा तो एक बार दोबारा से कीवर्ड्स देख लेते हैं. ये तो लास्ट में करेंगे. इनमें से कौन सी चीज़ पब्लिक रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी? एल और एफ के व्यूज़ के बेसिस पे हमको बताना है कि पब्लिक बिलीफ सिस्टम और डाइटरी चेंज में क्या रिलेशन होता है. ये भी हम लास्ट में ही करेंगे कि कौन सी इनमें से अगर कौन सी स्टेटमेंट अभी पैसेज के साथ कंसिस्टेंट है. और ये आई विल नॉट ईट बग्स, ये पैसेज, ये सेंटेंस कहीं पे आया है. ऑल राइट, सो आई विल नॉट ईट बग्स, एल और एफ के व्यूज़ मेरे को देखने हैं. बाकी 1 और 3 तो लास्ट में ही कर सकते हैं. तो एट दिस पॉइंट, अच्छा पहले तो ये देखो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं. मतलब एल का व्यू पूरे पैसेज में ही था तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. 1 और 3 के लिए भी पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. तो दीज आर द काइंड ऑफ पैसेजेस जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैराग्राफ के साथ साथ क्वेश्चन करोगे. यहाँ पे यही करना चाहिए, पूरा पैसेज पढ़ो एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो लेट्स डू दैट. पूरा का पूरा पैसेज आप चाहो तो पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लो अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ. अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है तो कम विद मी, ऑप्शंस करते हैं. मैं भी सीधा अब ऑप्शंस पे क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ. ओके, चलो. क्वेश्चंस को हम किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं? तो मेरी एक पॉलिसी है कि पहले हम हमेशा वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो पैरा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिनका आंसर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में मुझे सीधा सीधा मिल जाता है. उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पे जाते हैं जिनका आंसर मल्टीपल पैराग्राफ में होता है. फाइनली वी गो टू द क्वेश्चंस दैट डिपेंड ऑन ओवरऑल पैसेज. ठीक है, आओ देखते हैं. ये तो हम बाद में ही करेंगे, सबसे पहले ये वाला करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगर झूठ हो जाएं तो इनकंसिस्टेंट होगी. तो इन यूँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड बी कंसिस्टेंट. तो आप बताओ इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो आपके हिसाब से कंसिस्टेंट है. पब्लिक रेजिस्टेंस इज पार्टली ड्रिवन बाय डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लिंक्ड टू इंसेक्ट बेस्ड फूड्स टू सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंडाज. ये तो सही है ना यार. जो लोग इंसेक्ट नहीं खा रहे या खाने से रेजिस्ट कर रहे हैं, इट इज़ एटलीस्ट उसका कुछ रीज़न डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को जाता है. इनफैक्ट हमारे पहले पैराग्राफ ने यही तो बताया कि भाई इट हैज़ बीन एग्जैसरबेटेड बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. तो यस, तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं क्या, कि जो ग्लोबल एलीट हैं वो चाहते हैं कि हम इंसेक्ट्स खाएं, तो ये इट इज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीक्रेट पॉलिटिकल एजेंडाज जो हमको देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, और कुछ हद तक आगे भी. मैं अपना साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. ठीक है, तो ए इज़ डेफिनेटली, it matches what the passage says. Some people reject insect based diets because they are unaware of nutritional facts. अब हमको पैसेज में बात की जा रही है कि कुछ रिसेंटली ऑर्डर्स आए हैं कि न्यूट्रिशनल बेनिफिट सीधा सीधा बताने चाहिए, या फिर हमको पैसेज में न्यूट्रिशनल बेनिफिट बताए गए हैं. बट पैसेज में ऐसा कहीं बोला गया कि कुछ लोग इसी वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, या अगर लोगों को पता लग जाए न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो लोग खाने लग जाएंगे. ऐसा पैसेज में तो कहीं नहीं है ना यार. क्लेम्स अबाउट इंसेक्ट इंग्रेडिएंट्स इन कॉमन फूड्स, नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि इंसेक्ट इंग्रेडिएंट्स कॉमन फूड में मेंशन्ड भी होता है. वो तो हमको बोल रहा है कि मेंशन करना चाहिए. इनफैक्ट अगर बता भी दिया जाए कि इतने ग्राम इंसेक्ट में इतने ग्राम प्रोटीन होता है, तो लोग उसको घुमा फिरा के प्रेजेंट कर देते हैं. लोग बोलने लगते हैं कि नहीं जी, इसके अंदर तो लार्वा है. तो भाई ये तो आप गलत फहमी, ये तो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो ना, कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर लार्वा है, जबकि लार्वा नहीं है उसके अंदर. तो ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि इंसेक्ट इंग्रेडिएंट्स को लेके जो क्लेम्स होते हैं वो बढ़ा चढ़ा के होते हैं. नहीं, लोग, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट इंग्रेडिएंट को लेके बढ़ा देते हैं कि असल में 5% है, लोग बता देते हैं 20% है. लोग बात को घुमा देते हैं.
कल्चरल प्रेफरेंसेस नॉट मिस इन्फॉर्मेशन आर द मेन रीज़न, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो ये बताया जा रहा है कि मेन रीज़न ही एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है, पहले तो हमने क्वेश्चन को चेंज कर लिया, कौन सा झूठ होने पे इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड एक्चुअली बी कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ईजिली आपका ये निकल के आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो कि आई विल नॉट ईट बग्स। तो ऑथर बोलता है कि ये जो सेंटेंस है कि आई विल नॉट ईट बग्स, ये अट्रैक्टिव है एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्योंकि ये फ्रेज फनी है, मतलब सुनने में हंसी आती है, एम्यूजिंग है, और इसके अंदर थोड़ा सच भी है। सच कैसे है? बिकॉज इंसेक्ट्स आर एडिबल, क्योंकि इंसेक्ट्स सच में एडिबल होते हैं। ऑथर बेसिकली कहना चाह रहा है कि वेन यू से कि आई विल नॉट ईट, जैसे बच्चे बोलते हैं ना आई विल नॉट ईट चॉकलेट, तो आप ये तो मान रहे हो ना कि चॉकलेट एडिबल है, तभी तो आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं खाऊंगा। और ऑथर को लग रहा है कि ये फनी है, अम्यूजिंग है, और देखा जाए तो ये बात सच भी है। सच क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में इंसेक्ट्स एडिबल होते हैं और ये हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब पहले तो इस बात को समझो कि आपसे इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग पूछा जा रहा है, सिर्फ फ्रेज का नहीं। अगर सिर्फ फ्रेज का मीनिंग पूछा होता तो वो बोलता कि आई विल नॉट ईट बग्स का मीनिंग बताओ। आपको ये बताना है कि आई विल नॉट ईट बग्स एज अ कॉन्स्पिरेसी अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये फ्रेज फनी भी है, अम्यूजिंग भी है, और इसके अंदर थोड़ा सच भी है, क्योंकि इंसेक्ट्स सच में एडिबल होते हैं, सच में एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आपको इस पूरे के पूरी स्टेटमेंट के मीनिंग को कैप्चर करना है, ये ध्यान रखना। मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने शायद इसलिए गलत कर दिया होगा कि आपने पूरे को कैप्चर नहीं किया, आपने शायद उसके एक हिस्से या सिर्फ फ्रेज के मीनिंग को सोचने लग गए होंगे। देखते हैं। द फ्रेज इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट मॉक्स साइंटिफिक फैक्ट। नहीं, इस फ्रेज ने साइंटिफिक फैक्ट्स को मॉक कहाँ किया? क्या ऐसा है कि कोई साइंटिफिक फैक्ट है जो बोलता है कि इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, और फ्रेज बोल रहा है, सॉरी, साइंटिफिक फैक्ट है कि प्रोटीन होता है और फ्रेज बोल रहा है कि प्रोटीन नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कोई साइंटिफिक फैक्ट को मॉक नहीं किया। ठीक है। द फ्रेज अपील्स लाइज इन इट्स एबिलिटी टू पैकेज ह्यूमर। ठीक है, तो इस फ्रेज की जो अपील है एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों है, वो तो ऑथर बोल ही रहे कि ये अट्रैक्टिव है। इसकी अपील एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किस चीज में है? इन द फैक्ट कि ये फनी है, और इसके अंदर थोड़ा सा सच भी है, इसके अंदर पार्शियल ट्रूथ भी है। तो ये तो सही बात होगी ना कि इस फ्रेज की अपील, इस फ्रेज की अट्रैक्टिवनेस किस चीज में है ऑथर के हिसाब से? ए, दैट इट इज फनी, इट इज ह्यूमरस, एंड सेकेंड, इट हैज पार्शियल ट्रूथ। बढ़िया, तो इसको रख सकते हैं। द फ्रेज इज आयरॉनिक दैट इट रिजेक्ट्स ईटिंग इंसेक्ट्स वाइल अनइंटेंशनली एक्नॉलेज देयर वैल्यू एज अ वायबल प्रोटीन सोर्स। ये फ्रेज कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रोटीन सोर्स होते हैं इंसेक्ट्स? ऑथर जरूर बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है कि भाई देखो, असल में तो इंसेक्ट्स में प्रोटीन होता है, बट ये फ्रेज ये चीज कहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर प्रोटीन का सोर्स होता है? नहीं बता रहा। द फ्रेज इज मिसलीडिंग बट हार्मलेस। क्या ऑथर ये बोलेगा कि ये फ्रेज हार्मलेस है एंड इज देयर फॉर नॉट कंसिडर्ड अ थ्रेट टू द साइंटिफिक कम्युनिकेशन एफर्ट्स? नहीं, ऑथर के हिसाब से तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है, या ये गलत सोच है, गलत धारणा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। गिवन द इनसाइट्स प्रोवाइडेड बाय एल एंड डब्ल्यू, इनमें से कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन पब्लिक बिलीफ सिस्टम एंड डाइटरी चेंज? Conspiracy theories about food systems tend to emerge mainly in response to lack of government transparency. गलत। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है। पैसेज में हमको ये तो नहीं मिल रहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है इसलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए रूम क्रिएट हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल डाइटरी चेंजेस फेल प्राइमरली बिकॉज पीपल लैक एक्सेस टू न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। ना, ऐसा भी नहीं है कि सस्टेनेबल डाइटरी चेंजेस इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि लोगों के पास न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने मन में डाल के बैठे हैं। पब्लिक बिलीव्स रूटेड इन कॉन्स्पिरेसी कैन ओवरराइड फैक्चुअल साइंस बेस्ड रीजनिंग। यस, जब एक बार इंसान कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मान लेता है ना, उसके बाद आपको कितना उसको फैक्ट दिखा दो, कितनी फिगर्स दिखा दो, कितना साइंटिफिक लॉजिक दिखा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। बिलीव सिस्टम्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस। झूठ झूठ झूठ, ये तो उल्टा बोल रहा है। बिलीव सिस्टम्स डोंट हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस, दे हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर व्हाट पीपल चूज टू ईट इवेंचुअली। Which of the following scenarios would most likely exacerbate public resistance to insect based diets? तो लोग ऑलरेडी इंसेक्ट बेस्ड डाइट्स को लेके थोड़े मतलब रेजिस्टेंट है। इनमें से कौन सी चीज उस रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देगी? इनमें से कौन सी चीज अगर हो जाए तो लोग पहले ही मना कर रहे हैं कि इंसेक्ट नहीं खाएंगे, बोलेंगे अब तो बिल्कुल ना खाता मैं। देखते हैं।
अ न्यूज़ आर्टिकल एक्सप्रेसिंग हार्मफुल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग इंसेक्ट प्रोटीन, ये कर सकता है। भाई अगर कल को एक न्यूज़ आर्टिकल आए कि इंसेक्ट प्रोटीन खाने में लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, हार्मफुल होता है, तो क्या ये लोगों की रेजिस्टेंस बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो इसको रख सकते हैं। A social media narrative claiming that elites are secretly replacing meat with insects. अगर सोशल मीडिया पे, अगेन न्यूज़ आर्टिकल नहीं, सोशल मीडिया पे कल को ये नैरेटिव या ये आपको देखें कि सब लोग पोस्ट कर रहे हैं कि कैसे जो एलीट लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, वो चुपके से क्या कर रहे हैं, मीट को रिप्लेस करते जा रहे हैं इंसेक्ट से। मतलब मीट हटाओ, इंसेक्ट्स खिलाओ। अब सोचो, ये बात क्या लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फ्यूल करेगा? एब्सोल्युटली। अब ए भी बुरा ऑप्शन नहीं है, मैं मानता हूँ। ए भी ऐसी चीज़ है कि लोग क्या करेंगे कि भई अगर न्यूज़ में आ रहा है कि इंसेक्ट प्रोटीन के हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, तो लोग रेज़िस्ट होंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टे विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज, जो हमने सीआर एडवांस में सीखा। अगर आप पैसेज के स्कोप के हिसाब से देखो, तो पैसेज क्या बता रहा है? पैसेज आपको एसेंशियली ये बताना चाह रहा है कि भाई लोग साइंटिफिक फैक्ट्स पे गवर्न नहीं हो रहे। ये तो न्यूज़ आर्टिकल आया जिसमें लेट्स से साइंस के हवाले से कुछ बात बताई गई है, इसको तो शायद लोग पढ़ेंगे भी नहीं अगर मैं पैसेज को देखूं। लोग किस पे चल रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे। तो अगर कल को सोशल मीडिया पे ये वाला नैरेटिव एकदम आने लग जाए कि भाई क्या हो रहा है, असल में क्या गेम चल रही है, गेम ये चल रही है कि किस तरीके से जो दुनिया के जो एलीट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मीट को रिप्लेस कर रहे हैं इंसेक्ट से। तो लोग बोलेंगे ना, हाँ देखा, ये बात सच साबित हुई, मेरे को पहले ही लग रहा था, अब तो पता लग गया। तो इससे और ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं पैसेज के स्कोप को देखूं तो एक्चुअली बी मेक्स मोर सेंस देन ए। अ सर्ज इन प्रोटेस्ट बाय लाइवस्टॉक फार्मर्स एक्यूजिंग गवर्नमेंट्स ऑफ सब्सिडाइजिंग इंसेक्ट फार्मिंग, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे लाइवस्टॉक फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई आप इंसेक्ट फार्मिंग को सब्सिडाइज कर रहे हो, हमारा नुकसान हो रहा है। लोगों की सोच पे इससे कोई फर्क शायद ना पड़े। internal discussion within food companies about integrating insect based ingredients without emphasizing them in marketing material। तो अगर ये इंटरनल डिस्कशन हो रहा है और मार्केटिंग मटेरियल में नहीं है, तो लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा ना। लोग तो तब इन्फ्लुएंस होंगे व्हेन समथिंग इज ब्रॉट आउट टू देम आइदर इन फॉर्म ऑफ सम फॉर्मल चैनल और थ्रू सोशल मीडिया। तो अगर इंटरनली कंपनीज आपस में कुछ डिस्कस कर रही हैं तो उससे तो दैट वुड लीड टू नो चेंज। तो बिटवीन ए एंड बी, बी इज द बेटर आंसर। कितने क्वेश्चंस होने चाहिए थे इसमें? आई वुड से क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ट्रिकी था, बट 3 क्वेश्चन तक इसमें किए जा सकते हैं। यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड पैसेज। अच्छा, अगर पिछले पैसेज को लेके कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। जो भी आपका डाउट है आई विल टेक इट अप, मैं खुद रिप्लाई करूंगा उसका। सो किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी पैसेज को लेके, किसी भी वीए के क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है, पुट इट इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। अगेन नेक्स्ट पैसेज को भी पहले हमको स्कैन करना है। स्कैनिंग एज यू नो, पहला पैराग्राफ हम पूरा पढ़ते हैं और बाकी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं इन मोस्ट केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम सेकेंड लाइन भी पढ़ते हैं, बट मोस्टली इट इज़ फर्स्ट लाइन। कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम सेकेंड लाइन भी पढ़ते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, अगर सेकेंड लाइन की स्टार्टिंग में बट येट हाउएवर रादर आ जाए, तो वो सेकेंड सेंटेंस हमारे लिए एक्चुअली मेन सेंटेंस होता है, पहला वाला सेंटेंस बैकग्राउंड हो जाता है। फर्दर अगर कभी किसी पैराग्राफ की पहले सेंटेंस में कोई क्वेश्चन हो या पहला वाला सेंटेंस आपको पता लगे कि बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं, पहला सेंटेंस बहुत छोटा हो, पहला सेंटेंस समझ ही ना आए, तो भी आप सेकंड सेंटेंस पढ़ सकते हो। यस, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पैसेज। व्हाट डज इट से? कहता है द वर्क ऑफ ऑल हिस्टोरियंस इज शेप्ड बाय सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो इसको मैं आसान कर लेता हूँ, द वर्क ऑफ ऑल हिस्टोरियंस इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो सारे के सारे जो इतिहासकार हैं, सारे के सारे जो हिस्टोरियंस हैं, उनका काम क्या हो गया? हिस्टोरियंस का काम क्या होता है? हिस्ट्री के बारे में लिखना। तो एक हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। तो एक हिस्टोरियन जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उस हिसाब से हिस्ट्री लिखेगा, इंटरप्रेट करेगा। द रेप्यूटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स चेंज ओवर टाइम। तो अलग अलग हिस्टोरिकल फिगर्स या हिस्टोरियंस की जो रेप्यूटेशन होती है वो चेंज होती है, वो कांस्टेंट फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? इट चेंजेस एज न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट्स एमर्ज। क्योंकि जजमेंट के नए नए स्टैंडर्ड निकल के आते रहते हैं। पुराना स्टैंडर्ड कुछ और था, नया स्टैंडर्ड कुछ और है। तो पहले जिस हिस्टोरियन को बहुत बढ़िया माना जाता था उसको बेकार माना जाएगा, पहले जिसको बेकार माना जाता था शायद उसको अच्छा माना जाने लगे। अब ये आगे कोई एग्जाम्पल ले रहा है। डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल वॉज वंस लायनाइज्ड फॉर अटेम्प्टिंग टू ले फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर। आसान कर देता हूँ,
W, for example, was once lionized uh, for the foundation of for the foundation for इंटरनेशनल ऑर्डर। तो एक टाइम पे इस बंदे को क्या माना जाता था, इसको लायनाइज किया जाता था, मतलब इसको बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता था, सल्यूट किया जाता था कि भाई इस बंदे ने नींव रख दी इंटरनेशनल ऑर्डर की। बट यानी ये इंपॉर्टेंट है, फोकस इस बट पे है। बट इन रेट्रोस्पेक्ट, अब जब हम पीछे देखते हैं, ही हैज़ बिकम टारगेट ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म फॉर प्रिसाइडिंग ओवर वॉर टाइम सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एज वेल एज द अनविलिंगनेस टू इंक्लूड। तो अन एज वेल एज मतलब एंड वाला हो गया, ए एंड बी में से कोई एक पढ़ लेते हैं। तो अब आज की डेट में जब रेट्रोस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं तो कैसे देखते हैं, इन रेट्रोस्पेक्ट ये एक ऐसा बंदा बन गया है जिसको हम टारगेट, इन रेट्रोस्पेक्ट ही इज द टारगेट ऑफ हार्श क्रिटिसिज्म फॉर प्रिसाइडिंग ओवर, या और आसान कर लेते हैं, फॉर सप्रेसिंग सिविल लिबर्टीज। ये लो, तो पहले इसको क्या माना जाता था, पहले इस बंदे को लायनाइज किया जाता था, इसको सल्यूट किया जाता था कि भाई ये जो बंदा है इसने इंटरनेशनल ऑर्डर की नींव रखी है। बट आज इसको रेट्रोस्पेक्ट में, आज की डेट में इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने सिविल लिबर्टीज को सप्रेस किया। तो लास्ट दो लाइन ऑब्वियसली एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल कि किस तरीके से हिस्टोरिकल फिगर्स की जो रेपुटेशन है वो ओवर द टाइम चेंज होती है। पीछे यही बोला ना ऑथर ने कि हिस्टोरिकल फिगर्स की रेपुटेशन चेंज होती है, उसी का एग्जाम्पल देख लो। तो पहला पैराग्राफ बेसिकली ये बता रहा है कि भाई हिस्टोरियंस का काम एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है उनके, और अलग अलग हिस्टोरियंस की रेपुटेशन समय के साथ बदलती रहती है। आगे पढ़ते हैं, कहता है ऑल्दो। तो हमको पता है कि ऑल्दो वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है कभी भी, जब भी सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो, दो, इवन दो से हो। सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी ऑफ अस ड्रॉ अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री टू इल्यूमिनेट आवर ओन टाइम्स। क्या मतलब हुआ, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग नॉलेज ड्रॉ करते हैं हिस्ट्री की, या हिस्ट्री की नॉलेज यूज़ करते हैं टू इल्यूमिनेट आवर ओन टाइम्स। हम आज के अपने समय को इल्यूमिनेट कैसे करते हैं, हम आज के अपने समय को रोशन कैसे करते हैं, आज की डेट में हम, अब हम किस तरीके से कहाँ कहाँ से नॉलेज ड्रॉ करते हैं, हम हिस्ट्री से वो नॉलेज ड्रॉ करते हैं। आगे अगला पैराग्राफ, पहली लाइन, द ओनली ड्यूटी वी ओ टू हिस्ट्री इज टू री राइट इट। अब अगेन किसी को कोट किया जा रहा है, ऑथर किसी को कोट करते हुए क्या बोल रहा है कि हमारा केवल एक ही अ, हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिस्ट्री क्या है, उसको रीराइट करें। तो हिस्ट्री को लेके हमारा एक ही कर्तव्य है कि भाई उसको दोबारा लिखो, हिस्ट्री को चेंज करो, जैसे पहले पैराग्राफ में भी आया। ओके ठीक है, क्यों चेंज करें, कैसे चेंज करें, शायद ये बताएगा यहाँ पे। लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन, टुडे द राइटिंग एंड टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, आसान कर लेता हूँ, टुडे हिस्ट्री हैज़ बीन ड्रॉन इनटू द वॉर्टेक्स ऑफ कल्चरल वॉर। टुडे हिस्ट्री हैज़ बीन ड्रॉन इनटू कल्चरल वॉर। तो आज की डेट में हिस्ट्री किस चीज़ में घुस गई है, हिस्ट्री क्या हो गई है, कल्चर की वॉर बन गई है हिस्ट्री। वाई इज़ हिस्ट्री सो कॉन्ट्रोवर्शियल। मैं अगला सेंटेंस क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं नॉर्मली नहीं पढ़ता, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगला सेंटेंस एक क्वेश्चन है। तो कहता है कि हिस्ट्री इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, अभी उसका जवाब देगा कि हिस्ट्री इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, सवाल ऑथर क्यों पूछता है। तो मैंने आपको प्रेडिक्टिव रीडिंग में बताया कि कोई भी ऑथर सवाल सिर्फ एक रीज़न से पूछता है उसका जवाब देने के लिए। तो ऑथर ने सवाल पूछा कि हिस्ट्री इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, जैसे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो बताएगा हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो देखो पहला पैराग्राफ और पहली पहली लाइन मैंने यहाँ पे भी पढ़ी, व्हाट इज़ द फीलिंग दैट यू हैव हेयर, क्या लग रहा है पैसेज किस बारे में है। तो 558 वर्ड्स का पैसेज था, मैंने 110 वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट लगे उस पर फोकस किया। ओवरऑल पैसेज किस बारे में है, मुझे तो यही लग रहा है कि किस तरीके से, जैसे वो होता है ना कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, तो हर घड़ी बदल रही है रूप हिस्ट्री। कोई हिस्टोरियन अच्छा है, कभी वो बाद में बुरा हो जाता है। तो किस तरीके से हिस्टोरियंस का काम एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हिस्टोरियंस की रेपुटेशन समय के साथ चेंज होती है, हम हिस्ट्री को यूज़ करते हैं अपने आज के टाइम्स को एल्यूमिनेट करने के लिए, हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है, करना भी चाहिए। और आज की डेट में हिस्ट्री जो है वो कल्चरल वॉर्स के साथ थोड़ी मिक्स हो गई है, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड। और हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल है, क्यों कंट्रोवर्शियल है वो बता रहा है। So largely it is about how history changes with time, historians' reputation changes with time, and how history or historians are by, it's by their very nature influenced by the environment. ठीक है, they are influenced by culture. History in itself is controversial and it is okay to change history. Okay, so passage wise I would say it is pretty easy. In the context of the passage, which of the following conclusions cannot be drawn? ठीक है, तो कौन सा conclusion नहीं draw कर सकते, inference या conclusion का question है। If a historian today propagated
एक्सेस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। अगर आज का कोई हिस्टोरियन ये वाला जो थॉट था उस थॉट को आगे बढ़ाए, उसको सपोर्ट करे, तो क्या होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी लीस्ट कंसिस्टेंट विद रीनन्स व्यू। तो इन्फरेंस है, रीनन के व्यू से कौन सी चीज़ कंसिस्टेंट नहीं होगी। द पैसेजेस डिस्कशन ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन स्कूल्स मेनली शोज। तो पैसेज का जो डिस्कशन है हिस्ट्री को पढ़ाने को लेके, वो मेनली क्या दिखाता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है मेरे ख्याल से। ये लास्ट पैरा में मुझे लग रहा है इसका आंसर मिल सकता है, जिसने बोला कल्चरल वॉर्स। देखते हैं, इन्फरेंस ही होगा मोस्ट लाइकली ये भी। तो क्वेश्चन तो सारे रीजनिंग वाले ही हैं, जैसे कैट में होते भी हैं। पैसेज कैसा लग रहा है, मुझे तो इजी लग रहा है, क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड है। तो अब डिसाइड करना है। मेरा तो यही ओपिनियन है कि दिस इज एन ईजी पैसेज विद रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, तो आई वुड अटेम्प्ट द पैसेज। ओके, चलो अटेम्प्ट करने वाला हूँ, तो कीवर्ड्स देख लेता हूँ। अब ये तो लास्ट में करूँगा, कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। डूनिंग, डूनिंग जो आएगा इंपॉर्टेंट है। रीनन, रीनन के व्यूज़ जहाँ पे आएंगे। और हिस्ट्री जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो स्कूल्स में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ड्यूनिंग और रीनन, ये मुझे ध्यान रखना है। इनको ध्यान में, इनको अब मैं कीवर्ड्स को लेके पैसेज पे जाऊंगा। और यहाँ पे एक्चुअली में मैं पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो पैरा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता कि पूरा पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन करूंगा, नहीं। यहाँ पे मैं एक्चुअली पैरा बाय पैरा जाता। पहले मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करता, आई थिंक पहले ये डूनिन वाला कर लेते। डूनिन वाली बात कहाँ पे आई है, तो देखो डूनिन मुझे इजीली मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया। तो कहता है कि फॉर डेकेड्स जो ड्यूनिन स्कूल है, अब ये अगेन मुझे इसकी ये नाम नहीं जानना कि इसका नाम किस पे पड़ा, कैसे पड़ा, बट ये जो ड्यूनिन स्कूल है, फॉर डेकेड्स ये क्या करते थे। फॉर डेकेड्स दे डोमिनेटेड हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑन रिसरेक्शन। मतलब काफ़ी डेकेड्स तक, काफ़ी दिहाइयों तक इनका जो थॉट प्रोसेस था, इनका जो हिस्टोरिकल राइटिंग थी रिकंस्ट्रक्शन पे, वो बहुत पॉपुलर थी। इन देयर अकाउंट द पोस्ट सिविल वॉर एरा वॉज अ टाइम ऑफ मिस गवर्नमेंट। तो इनके हिसाब से, मतलब इनका जो हिस्टोरिकल राइटिंग थी उसके हिसाब से अगर देखें, तो जो पोस्ट सिविल वॉर वाला एरा था वो मिस मैनेजमेंट का एरा था। और ये मिस मैनेजमेंट क्यों हुई, कॉज्ड बाय सपोज्ड मिसगाइडेड डिसीजन टू ग्रांट पॉलिटिकल राइट्स टू ब्लैक मैन। और वो मिस गवर्नेंट का एरा क्यों था, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन बेवकूफ़ों ने, इन अहमकों ने क्या किया, इन्होंने ब्लैक लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दे दिए। अब सोचो, अगर ब्लैक लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दोगे तो क्या होगा, सब बर्बाद ही होगा ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा भाई, ऐसा ये लोग लिखते थे, ऐसा ये लोग लिखते थे, मेरे को गाली नहीं देना। आगे कहता है द इनकेपेसिटी ऑफ ब्लैक पीपल। तो ब्लैक लोग जो थे वो नाअहल थे, तो उनकी नाअहली की वजह से दैट वाज द फाउंडेशनल अजम्पशन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप एट अ टाइम व्हेन द स्टडी ऑफ पास्ट वाज बिकमिंग प्रोफेशनलाइज। स्टडी ऑफ पास्ट बोले तो हिस्ट्री। तो एक जब हिस्ट्री प्रोफेशनलाइज हो रही थी, जब हिस्ट्री अच्छे से ग्रो हो रही थी, तो उस टाइम की एक बेसिक अजम्पशन क्या थी, उस टाइम की एक बेसिक अजम्पशन ये थी कि ब्लैक लोग इनकेपेबल होते हैं, ब्लैक लोग किसी काम के नहीं होते। अब ये ड्यूनिंग स्कूल ऑफ थॉट था, ड्यूनिंग की जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री को लेके, या ड्यूनिंग का जो थॉट प्रोसेस था रिकंस्ट्रक्शन को लेके, वो बताया जा रहा है। अब सवाल पे आते हैं, अगर आज के ज़माने में कोई इस थॉट प्रोसेस को बिलीव करे तो उसको क्या बोलोगे। अगर आज के टाइम पे कोई बंदा है, ये तो पास्ट की बात है, एक टाइम पे ये थॉट बहुत पॉपुलर था। आज के टाइम पे अगर कोई इस थॉट में बिलीव करे कि हाँ यार, ब्लैक्स जो होते हैं इनकेपेबल होते हैं, उस समय पे पोस्ट सिविल वॉर एरा में इतनी मिस गवर्नमेंट इसीलिए थी क्योंकि ब्लैक लोगों को राइट दे दिए थे। अगर आज की डेट में कोई इस विचारधारा को, इस थॉट को माने, तो लोग सपोर्ट करेंगे कि उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर, उसको तो बहुत गालियां पड़ेंगी ऑनलाइन, क्योंकि इस बिलीफ को आज की डेट में क्या माना जाएगा, इसको रेसिज्म माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यस। अब सोचो, ऑप्शन पे आने से पहले मुझे इसका आंसर पता है कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको सब रेसिस्ट रेसिस्ट बोलने लग जाएंगे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है। आई थिंक बहुत इजीली अब आपको मिल जाएगा कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको क्या माना जाएगा। दिस these conclusions would be criticized as reflecting racist assumption of the past। इन डिसीजंस को, इन कंक्लूजन को क्रिटिसाइज किया जाएगा और माना जाएगा कि यार ये तो पास्ट के रेसिस्ट अजम्पशन है, ये कहाँ लेके बैठ गए, बाकी सारे के सारे बेकार है ना। क्या इस अकाउंट को आज की डेट में ऑब्जेक्टिव माना जाएगा कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल बायस से फ्री और ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है। क्या इसको वाइडली एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या इस काम को सेलिब्रेट किया जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। यस। ओके, नेक्स्ट मैं जिस जिस तरीके से मैं तो असल में क्या करता, मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 पैरा पढ़ता, कोई क्वेश्चन नहीं था, थर्ड पैरा कर पढ़ के ये वाला क्वेश्चन करता। इसी तरीके से फिर मैं फोर्थ पैरा पढ़ता और फोर्थ पैरा पढ़ के मैं रीनन वाला क्वेश्चन करता, क्योंकि रीनन मुझे फोर्थ पैरा में दिखाई दे गया।
तो कहाँ पे है रीनन भैया? ओके, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल राइट। सो व्हाट डज द नेक्स्ट पैरा से? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी लीस्ट कंसिस्टेंट विद रीनन्स व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो पहले हमको रीनन की व्यू ऑफ हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि रीनन का हिस्ट्री को लेके क्या व्यू है, और फिर हमको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके साथ लीस्ट कंसिस्टेंट है। कहता है आज की डेट में राइटिंग एंड टीचिंग ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन ड्रॉन इनटू अ वॉर्टेक्स ऑफ हैज़ बीन ड्रॉन इनटू कल्चर वॉर। हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो ऑथर बोलता है कि फ्रेंच हिस्टोरियन रेनन के पास जवाब है। किस चीज़ का जवाब है इसी सवाल का, कि हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि नेशनल कॉन्शियसनेस जो होती है ना, मतलब जो नेशन की जो कॉन्शियसनेस है, नेशन की जो सोच है, और एटलीस्ट द सेंस ऑफ यूनिटी और पेट्रियोटिक प्राइड, या फिर जो हमारे अंदर एक जो इकट्ठा यूनिटी का, पेट्रियोटिज्म की, पेट्रियोटिक प्राइड की जो हमारी सेंस है, वो नेशन बिल्डिंग के साथ साथ आती है। तो जैसे जैसे नेशन बिल्डिंग होती है वैसे वैसे आपके अंदर एक यूनिट, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। और ये किस पे रेस्ट करता है? ये दिस रेस्ट्स ऑन ऑन इन पार्ट हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मिथोलॉजी। तो जो हिस्टोरिकल मिथोलॉजी होती है, अगेन ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, हिस्टोरिकल मिथोलॉजी की बात कर रहा है। जैसे हम आज की डेट में इंडिया में कौन सी चीज़ें हैं जो हमको यूनाइट करती हैं, पेट्रियोटिज्म की सेंस आती है, कि हम मानेंगे कि कोई हमारा फ्रीडम फाइटर था, उसने 1000 लोगों को एक साथ मार दिया था, अंग्रेज़ों को। तो इस टाइप के जो हिस्टोरिकल मिथ्स होते हैं ना, दे बाइंड अस टुगेदर। यस, इंडीड रीनन रोड बिकॉज हिस्टोरिकल एरर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है, ये जो हिस्टोरिकल गलतियां हैं, या ये जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, या जो गलत भी हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये क्या करती है? ये नेशनल कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में बहुत स्ट्रांग रोल क्रिएट करती है। और अब सोच के देखो, जो चीज़ नेशनल कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में स्ट्रांग रोल क्रिएट कर रही है, अगर उसको चेंज करने की कोशिश की जाए, अब सोचो अगर हिस्ट्री की फील्ड में एडवांसमेंट हो रही है, मतलब हिस्ट्री की फील्ड में कुछ नया पता लगा, उसके हिसाब से हिस्ट्री को अगर करेक्ट करने की भी कोशिश की जाए, तो उससे क्या होगा? आप उस गलती को करेक्ट कर रहे हो जो कि नेशनल कॉन्शियसनेस बिल्ड करती है, नेशनल प्राइड बिल्ड करती है। तो क्या लोग चाहेंगे कि उस गलती को भी ठीक किया जाए? लोग बोलेंगे नहीं, भाई गलती है तो तू गलती रहने दे उसको। मतलब जैसा है वैसा चलने दे, मतलब ये सही है, गलत भी है तो गलत ठीक है, एटलीस्ट इट इज़ गुड फॉर नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल प्राइड। यस। तो अब मुझे पता लगा कि रीनन क्या कहना चाह रहा है, कि हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल क्यों है, हिस्ट्री में गलतियां क्यों होती हैं, एरर्स क्यों होते हैं, बिकॉज ये एरर्स या हिस्टोरिकल मिथोलॉजी जो है, ये नेशनल कॉन्शियसनेस को शेप करती है, पेट्रियोटिज्म बिल्ड करती है। तो अगर आप उस गलती को भी ठीक कर दोगे, अगर ठीक करने जाओगे, तो जिस चीज़ से हमको प्रेरणा मिलती है नेशनल कॉन्शियसनेस की, पेट्रियोटिज्म का, उसको अगर आप, चाहे वो कितना ही गलत है, उसको अगर आप चेंज करोगे, तो भाई वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना लोगों को। हिस्टोरिकल मिथ्स कैन इन्फ्लुएंस नेशनल यूनिटी, इससे तो अग्री करेगा ना रीनन, कि हिस्टोरिकल मिथ्स से नेशनल यूनिटी इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल होती है। हिस्ट्री कैन बी अ मिक्स्ड ब्लेसिंग फॉर पेट्रियोटिक प्राइड, आई डोंट नो, आई डाउट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। नेशनल कॉन्शियसनेस इज शेप्ड बाय सेलेक्टिव लेसन फ्रॉम द पास्ट। यस, नेशनल कॉन्शियसनेस कैसे ग्रो होती है? आप पास्ट को, मतलब अनअलॉयड या प्योर वर्जन में नहीं, उसके सेलेक्टिव वर्जन जो आपके नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए सूट करता हो, वो वाला पिक एंड चूज कर लेते हो। इससे भी एग्री करेगा। हिस्टोरिकल राइटिंग स्ट्रेंथेन्स नेशनल आइडेंटिटी, नहीं नहीं नहीं, हिस्टोरिकल राइटिंग्स डज नॉट स्ट्रेंथन नेशनल आइडेंटिटी। हिस्टोरिकल एरर्स या फिर हिस्टोरिकल मिथोलॉजी, हिस्टोरिकल मिथ्स, हिस्टोरिकल राइटिंग अगर सच्ची सही हिस्टोरिकल राइटिंग है, तो वो तो एक्चुअली में शायद वीकेंड कर देगी नेशनल आइडेंटिटी को, इसीलिए तुम चेंज नहीं होने देते। तो इससे अग्री नहीं करेगा। So B is something that author may or may not agree with. D is something that Renan would most likely disagree with. तो इससे मुझे पता लग रहा है कि D is what is least consistent. अब कोई ये बोल सकता है सर even B is not consistent. I agree. Even B is does not match any of the views presented by Renan. However, ज़्यादा inconsistent कौन है, least consistent कौन सी है, तो वो तो D मानी जाएगी, right? ओके, कौन सा ऑप्शन बचा है हमारा? ऑल राइट, द पैसेज इज डिस्कशन ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इन द स्कूल। तो स्कूल में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको लेके क्या पता लग रहा है? लास्ट पैराग्राफ में अगर आप आओगे तो आप क्या देखोगे? कार्ल बेकर बोल रहा है कि हिस्ट्री इज व्हाट द प्रेजेंट चूजेस टू रिमेंबर अबाउट द पास्ट। क्या मतलब हो गया? हिस्ट्री क्या होती है कि हम क्या चूज कर रहे हैं, हमको पास्ट के बारे में क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना।
वी सी दिस इन रिसेंटली एनेक्टेड स्टेट लॉज। तो सोचो रिसेंटली जो स्टेट लॉज इनेक्ट हुए हैं उन लॉज में भी हम यही देख रहे हैं कि भाई कुछ पिक एंड चूज चल रहा है। मतलब सरकार ने जो लॉ पास की उसमें यूं कि भाई ये हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ये नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना। ओके, अब आगे मैं वो लंबे में नहीं जा रहा, बट रिसेंट स्टेट लॉज में भी हमको देखने को मिल रहा है। कह रहा है दीज लॉज रिफ्लेक्ट आर करंट कल्चरल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो ये जो लॉज है ना, ये हमारी आज की पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होते हैं, दो एक्सट्रीम एंड पे। तो आज की डेट में कल्चरल पोलराइजेशन है, आज की डेट में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और ये लॉज उसी का प्रतीक, उसी का सिंबल है। विद ईच साइड एम्ब्रेसिंग इट्स ओन कॉन्सेप्ट। तो पोलराइजेशन के दो एंड होते हैं, दोनों एंड पे जो लोग हैं, इस वाले एंड में जो लोग हैं उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है, अपना अंडरस्टैंडिंग पकड़ी हुई है हिस्ट्री की, और इधर वालों ने अपनी पकड़ी हुई है। तो आज की डेट में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, उसमें क्या बात, उसके बारे में क्या ट्रू है, द एक्सेसिव फोकस ऑन पेडागोजी रादर देन पॉलिटिकल बिलीव्स। उल्टा हो गया, द फोकस इज ऑन पॉलिटिकल बिलीव्स इंस्टेड ऑफ पेडागोजी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकेडमिक फ्रीडम एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो अकेडमिक फ्रीडम की तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, हाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंडिविजुअल बिलीफ होता तो बेटर होता। द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल इश्यूज ऑन हिस्ट्री ऑफ टीचिंग, एब्सोल्युटली। तो पॉलिटिकल बिलीव्स का इन्फ्लुएंस है और कल्चर का भी इन्फ्लुएंस, कल्चरल इश्यूज का भी इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री पे। द ओवरली पॉजिटिव वर्जन ऑफ हिस्ट्री दैट आर टॉट इन स्कूल, नहीं ये उतने अच्छे से कैप्चर नहीं करता जितने अच्छे से सी कैप्चर कर रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कल्चरल पोलराइजेशन है, और वो दिखाई देता है जिस तरीके के लॉ पास हो रहे हैं हिस्ट्री को लेके। ऑल राइट, विद दिस कोई क्वेश्चन बचा है? आई थिंक एक क्वेश्चन शायद अभी भी बचा है, और ये पीछे क्यों नहीं जाने दे रहा मेरे को, ये साइड साइड हो रहा है। काम करते हैं फिर। हाँ अब हो रहा है। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन नॉट बी रीच। तो याद रखना कौन सा कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव एंड कंटेक्चुअल, ये तो एब्सोल्युटली निकल के आ रहा है कि जो हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री को हम कैसे देखते हैं, हर कोई सब्जेक्टिवली अपने हिसाब से देखता है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये निकल के आ रहा है। एक लाइन थी कहीं पे कि ये शेप करते, सेकंड पैराग्राफ में थी। हम्म, ओके, चेंजिंग स्टेटस ऑफ द वेरियस ग्रुप्स विल इनएविटेबली प्रोड्यूस न्यू हिस्टोरिकल इंसाइट्स। अगला सेंटेंस देखो, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस जो होती है ना, वो रिफ्लेक्ट करती हैं अब इन द पॉलिटिक्स ऑफ द मूवमेंट। तो जो हमारी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो दिखाई देती हैं हमारी आज की पॉलिटिकल पॉलिटिकल आज की पॉलिटिक्स में, और वो शेप भी करती हैं। सो ये दोनों चीज़ें हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है दे आर रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिटिक्स, मतलब जैसी अगर कोई पॉलिटिक्स जिस तरीके की चल रही है तो उससे हमारी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन दिखाई देती है। प्लस जो हमारी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है वो शेप भी करती है। सो ए इज रिफ्लेक्टेड इन बी एंड ए अफेक्ट्स बी। व्हेन आई से ए इज रिफ्लेक्टेड इन बी, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मूवीज समाज का आईना है, मूवीज रिफ्लेक्ट व्हाट हैपन इन द सोसाइटी, तो असल में कौन किसको शेप कर रहा है, इसका मतलब समाज शेप कर रहा है किसको, मूवीज को, क्योंकि मूवीज तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं बस जो सोसाइटी में हो रहा है। तो अगर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिक्स ऑफ द मूवमेंट, तो यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को। हमारी जैसी पॉलिटिक्स है उस हिसाब से हमारी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन हो रही है। एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन शेप भी कर रही है, इन्फ्लुएंस भी कर रही है पॉलिटिक्स को। तो अगर इसको इस सेंटेंस को देखें तो बी डिराइव कर सकते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। देर इज मोर ऑब्जेक्टिविटी इन कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप। क्या हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम की जो स्कॉलरशिप है उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें सब्जेक्टिविटी कम हो गई है, उसमें इंडिविजुअल बिलीफ्स नहीं। आज की डेट में तो हमको बताया जा रहा है कि एकदम पोलराइजेशन हो गई है। आज की डेट में तो हमको पता लग रहा है कि दो एक्सट्रीम एंड पे लोग खड़े हैं। आज तो हद हो गई है सब्जेक्टिविटी की, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं डिराइव कर सकते। आज की पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे हिस्ट्री को, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है। सो द ओनली सेंटेंस दैट वी कैन नॉट डिराइव, ओनली कंक्लूजन वी कांट डिराइव इज सी। तो मुझे
सारे ही क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि इसमें होने वाले लगे, तो आई वुड से कि इस पैसेज में 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी ऑप्शन को लेके आपको डाउट है या मुझसे डिस्कस करना चाहो, पूछना चाहो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। ओके, सो पैसेज नंबर 3, थर्ड पैसेज पे आ जाते हैं। अगेन पैसेज का साइज़ अगर देखेंगे तो थोड़ा-सा बड़ा लग रहा है पिछले पैसेज से, बट 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, करने वाला ही है पैसेज तो। मतलब साइज़ के हिसाब से तो छोड़ने वाला नहीं है। स्कैन करते हैं इसको भी, फर्स्ट पैराग्राफ इन फर्स्ट लाइन, एवरीवन विद मी। कहता है, इन 2023, अगेन मेरे लिए ईयर तो कभी इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो आई इन्वेस्टिगेटेड हाउ कोविड-19 पेंडेमिक इन्फ्लुएंस द डेमोग्राफिक्स ऑफ द पीपल इनकार्सरेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। थोड़ा सा इसको बस आसान कर लेता हूँ। तो कहता है कि इन अ पर्टिकुलर ईयर आई इन्वेस्टिगेटेड कि कैसे कोविड-19 पेंडेमिक इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, द पीपल इनकार्सरेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप चाहो तो पीपल इन यूएस भी पढ़ लो, अगर आपको इनकार्सरेटेड का मतलब नहीं पता। सो बेसिकली इस बंदे ने एक स्टडी करी, इसने इन्वेस्टिगेट किया कि कोविड-19 पेंडेमिक कैसे अफेक्ट कर रहा है लोगों को यूएस में। डेज लेटर द स्टडी वॉज पब्लिश्ड, तो इस स्टडी के पब्लिश होने के कुछ दिन के बाद एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कॉलीग, अब ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कॉलीग कैसे, अगर मैं बोलता हूँ अ डॉक्टर कॉलीग ऑफ माइन, तो मतलब वो डॉक्टर मेरे साथ ही काम करता है, तो कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कॉलीग था इसका, हु ऑफर्ड अ कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? कॉम्प्लीमेंट ये दिया कि आई डोंट इवन नो व्हाट दिस हैज़ टू डू विद योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। तो उसने क्या बोला कि यार मुझे नहीं पता कि ये जो तुमने किया है, जो लिखा है, इसका तुम्हारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से क्या लेना देना है, आई डोंट नो, बट वेरी कूल नॉनदलेस, ठीक है, स्टिल बहुत बढ़िया है। On the same day, I remember receiving a decidedly non-congratulatory note. I remember receiving a note racist in tone, और जो नोट था वो टोन में रेसिस्ट था। सीधा नोट पे क्या बोला जा रहा है वहाँ पे, ओके, असेंशियली आस्किंग व्हाट डज दिस हैव टू डू विद एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब असेंशियली ये पूछा जा रहा था कि यार जो तुमने लिखा है इसका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से क्या लेना देना है, क्या राब्ता है। तो पहले पैराग्राफ में मुझे क्या पता लगा, एक बंदा है, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ स्टडी की थी, और जब उसने वो स्टडी पब्लिश की तो उसको बेसिकली मैसेजेस वगैरह आने लग गए। मैसेजेस में क्या आ रहा था कि भाई ये जो तूने लिखा है इसका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से क्या लेना देना है, व्हाट डज इट हैव टू डू विद एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। आगे, द टू रिस्पॉन्सेज एक्सप्रेस द सेम कन्फ्यूजन। मैं पहली पहली लाइन पढ़ूंगा। ये जो दोनों रिस्पॉन्सेज थे ना, इन दोनों रिस्पॉन्सेज में सेम कन्फ्यूजन को एक्सप्रेस किया था सामने वाले ने। कौन सी कन्फ्यूजन थी? What did my academic training have to do with the studies area of inquiry? मतलब मेरी जो एकेडमिक ट्रेनिंग जिस जहाँ पे हुई है, मेरी जिस जगह पे मेरी परवरिश, जिस एकेडमिक ट्रेनिंग का मैं हिस्सा हूँ, या मेरे को जो एकेडमिक ट्रेनिंग मिली है, मेरी जो एरिया ऑफ स्टडी है, उसका क्या लेना देना है विद दिस स्टडीज़ एरिया ऑफ इंक्वायरी। मतलब मैंने जिस चीज़ की स्टडी इस टाइम पे की है, उसका मेरे पास्ट एकेडमिक ट्रेनिंग से क्या लेना देना है, मेरी जनरल फील्ड से क्या लेना देना है। और डैश वाला पार्ट में नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं नहीं पढ़ता हूँ। अगला पैराग्राफ की पहली लाइन, टू बी फेयर वर्क डन बाय आउटसाइडर्स अट्रैक्ट्स अ सॉर्ट ऑफ सस्पिशन। तो ऑथर बोल रहा है टू बी फेयर आउटसाइडर्स। अब यहाँ पे आउटसाइडर का मतलब क्या हो गया? जो उस फील्ड के लोग नहीं होते। आउटसाइडर जब कोई काम करते हैं तो उसमें एक सर्टन सस्पिशन, उनके काम को एक सर्टन लेवल ऑफ जस्टिफिएबल सस्पिशन से देखा जाता है। तो ऑथर मान भी रहा है कि हाँ यार ये सस्पिशन जस्टिफाइड भी है। आगे, द पिवट पेनल्टी सपोर्ट्स द सिनिकल आइडिया that recognition in sciences is driven by our professional networks and pedigree rather than any essential notion of quality। आराम से पढ़ते हैं, लंबा सेंटेंस है, इसको ब्रेक करके देखते हैं। कहता है कि जो पिवट पेनल्टी है, जो पेनल्टी है, ये पेनल्टी सपोर्ट करती है आइडिया को। किस आइडिया को सपोर्ट करती है पेनल्टी? दैट रिकॉग्निशन इन साइंसेस, की साइंस की दुनिया में जो रिकॉग्निशन मिलती है, इट इज़ ड्रिवन बाय, वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ ड्रिवन बाय आर प्रोफेशनल पेडिग्री। पेडिग्री का क्या मतलब हो गया? वही एकेडमिक ट्रेनिंग, कि भाई आपकी क्या तासीर रही है, आपको अभी तक आपने आप किस फील्ड को बिलोंग करते हो। तो जो हमको साइंस की दुनिया में हमको जो रिकग्निशन मिलती है, इट इज़ ड्रिवन लार्जली बाय द प्रोफेशनल पेडिग्री और द प्रोफेशनल ट्रेनिंग रादर देन एनी असेंशियल नोशन ऑफ क्वालिटी। रादर देन जो काम आपने किया है वो काम की क्वालिटी कितनी बड़ी है। तो बेसिकली लेट्स से आपने साइंस में अगर कोई आर्टिकल पब्लिश किया, वो कितना ही बढ़िया आर्टिकल हो, कितनी बढ़िया क्वालिटी हो, आपको रिकग्निशन कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी प्रोफेशनल पेडिग्री, आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग कहाँ की है। श्योरली नॉट ऑल पिवट्स आर पेनलाइज। तो ऑथर बोल रहा है सारे के सारे पिवट वर्ड पहले भी आया था। तो पिवट की सेंस क्या आ रही है? पिवट आपको पता है ना, स्टार्टअप्स के सेंस में आप सुनोगे, पिवट का मतलब है बेसिकली टर्न करना, ट्विस्ट करना, एक से दूसरे में जाना, या चीज़ों को पहले आप लेट्स से
हम आरंभ अकेडमी लेट्स से शुरू हुआ था कैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बाद में हमने देखा कि यार पैसा तो असल में CUET में ज़्यादा है, या पैसा तो IP मैट में ज़्यादा है, तो हम IP मैट में पिवट कर गए। तो ऑथर वगैरह की सारे के सारे पिवट्स को पेनलाइज नहीं किया जाता। आगे व्हाट कैन वन डू, सवाल पूछ रहा है कि भाई एक बंदा क्या कर सकता है। सवाल क्यों पूछता है ऑथर, अभी आपको बताया, सवाल पूछे जाते हैं जवाब देने के लिए। तो व्हाट कैन वन डू एज विद अदर प्रॉब्लम्स इन साइंस, तो जैसा कि दूसरी दिक्कतें जो हैं साइंस में, उसी की तरह जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है दैट इज टू ब्लेम। तो मैं वैसे पहले सेंटेंस पढ़ता हूँ, सेकंड नहीं पढ़ता, बट पहला सेंटेंस सवाल था तो सेकंड सेंटेंस पढ़ लिया। तो आप क्या कर सकते हो, तो ऑथर ने अब इसका जवाब देगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आएगा कि व्हाट कैन वी डू, तो ऑथर बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है साइंस में। तो एज विद अदर प्रॉब्लम इन साइंस, तो साइंस में जो दूसरी दिक्कतें हैं उसकी तरह इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है ना वो जिम्मेदार है। अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे जिम्मेदार है, आगे ऑथर आई एम श्योर एक्सप्लेन करेगा। तो मैंने पहला पैराग्राफ और पहली पहली लाइन पढ़ी, व्हाट डू यू थिंक द पैसेज इज अबाउट। पहले पैराग्राफ तो बैकग्राउंड ही है यहाँ पे। पहले पैराग्राफ में तो बस ये पता लग रहा है कि मैंने एक ऐसी फील्ड के ऊपर कोई स्टडी करी जो मेरी मेरी कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ को बिलोंग नहीं करती थी। तो मेरे को मैसेजेस आने लग गए कि भाई ये जो तू स्टडी कर रहा है इसका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है, इसका क्यों कर रहा है। और ऑथर ने यही बताया कि भाई दोनों ही रिस्पॉन्सेज में ये वाली चीज़, सवाल ये पूछा जा रहा था कि योर एकेडमिक ट्रेनिंग हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। और ऑथर मानता है कि इस तरीके का सस्पिशन होना जब कोई आउटसाइडर आता है नई फील्ड में जस्टिफाइड भी है। एक फर्दर इससे एक आइडिया सपोर्ट होता है, कौन सा आइडिया सपोर्ट होता है कि साइंस की दुनिया में प्रोफेशनल पेडिग्री मैटर करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पिवट्स को पिनलाइज किया जाता है। और अब ऑथर बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर की दिक्कत है। सो व्हाट इज द ऑथर डूइंग हियर, मुझे समझ में आ रहा है द ऑथर इज एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम और द चैलेंजेस फेस्ड बाय साइंटिस्ट्स व्हेन दे पिवट। तो जब एक साइंटिस्ट एक फील्ड से दूसरी फील्ड में पिवट करता है, मूव करता है, तो उसको किस तरीके से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्यों चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसमें रीज़न क्या है। सो द ऑथर इज एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस and the reasons, the author is evaluating the reasons and the challenges faced by scientists when they pivot. Yes, passage is fairly understandable, I would say. Questions देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल आर अपोज टू पिवटिंग फॉर ऑल ऑफ द रीजंस, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए कि लोग पिवटिंग को लेके क्यों अपोज्ड हैं। एक तो वही हो गया कि आप उस फील्ड को बिलोंग नहीं करते, आपकी एक्सपर्टीज पेडिग्री नहीं है। द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड अग्री विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ऑथर किससे अग्री करेगा, नहीं करेगा। बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन इन्फर दैट द ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली नॉट, अगेन ऑथर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ, मतलब अगर अगला पैराग्राफ आता तो वो क्या होता। अब आपने क्वेश्चंस देख लिए, रीजनिंग बेस्ड ही हैं, ऑलमोस्ट सारे रीजनिंग बेस्ड है, मिक्स्ड मोस्टली रीजनिंग। पैसेज आसान है, क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड है, अगेन क्या करने वाला पैसेज है, आई वुड से यस। तो आई वुड अगेन से पैसेज ईजी है, क्वेश्चंस रीजनिंग बेस्ड है, अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, अटेम्प्ट करना चाहिए तो क्वेश्चन स्टेम देख लो। अब पहले सेकंड और थर्ड में तो कोई क्वेश्चन स्टेम नहीं है, ये तो लास्ट, मतलब कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो लास्ट में ही करेंगे, ऑथर किससे एग्री करता नहीं करता। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, इसके लिए भी पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो असल में एक ही यहाँ पे कीवर्ड है कि लोग पिवटिंग के अगेंस्ट क्यों होते हैं। अब ये वाला पैसेज अगर आप देखो दोस्तों, तो यहाँ पे आप मानोगे ना कि 4 में से 3 ऐसे क्वेश्चन है जो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं पैरा बाय पैरा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक पैरा पढ़ा क्वेश्चन किया, यहाँ पे मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा। तो अगेन आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए और अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो कोई यहाँ पे पैरा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो है नहीं, तो सीधा टाइप 2 पे ही आएंगे। देखते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल आर अपोज टू पिवटिंग फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। तो आप बताओ लोग पिवटिंग के अगेंस्ट क्यों हैं। क्या लोग पिवटिंग के अगेंस्ट इसलिए हैं कि साइंटिस्ट वांट टू एक्सप्लोर स्कॉलरली वेंडरलेस, नहीं। लोग, ये तो इसका रीज़न हो गया कि लोग पिवट क्यों करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पहले एक बात बताओ, साइंटिस्ट पिवट करते ही क्यों हैं, तो शायद इसलिए कि साइंटिस्ट अपनी स्कॉलरली वॉन्डरलस्ट, अपना उनके अंदर जो कीड़ा होता है स्कॉलरली कीड़ा, कि यार यहाँ भी जाके देखें, यहाँ भी जाके देखें। सो दिस इज द रीजन वाई साइंटिस्ट पिवट, दिस इज नॉट द रीजन दैट वाई पीपल आर अपोज्ड टू साइंटिस्ट्स पिवटिंग। यस, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा। अगला देखो, साइंटिस्ट वांट टू स्क्वीज एज मैनी पेपर्स एंड डॉलर्स फ्रॉम यंग साइंटिस्ट, ये थोड़ा बहुत लास्ट पैरा से निकल के आएगा ना। वो बोलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद साइंटिफिक पब्लिशिंग, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत है साइंटिफिक पब्लिशिंग में। उसमें एक चीज़ क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जो रिवॉर्ड करता है उन साइंटिस्ट को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं रिव्यूइंग एफर्ट फ्रॉम, बहुत ज़्यादा रिव्यूइंग एफर्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं
और उतना खुद एफर्ट नहीं देखते। मतलब ये दूसरों से काफ़ी काम करवा लेते हैं, दूसरों से अपना पेपर्स रिव्यू करवाते हैं, बट ये खुद दूसरों का पेपर रिव्यू नहीं करते। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है। बेसिकली इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि कोई जब आपका पेपर रिव्यू करेगा तो आपको शायद ज़्यादा फायदा है, और आप किसी और का पेपर रिव्यू करोगे तो आपको फायदा नहीं है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। तो कुछ हद तक बी को जस्टिफाई कर सकते हैं। रिकॉग्निशन इन साइंस इज ड्रिवन बाय प्रोफेशनल नेटवर्क एंड पेडिग्री, ये तो स्टेटेड ही है। दिस इज इनफैक्ट द प्राइमरी रीजन कि लोग क्यों अपोज करते हैं कि भाई आपकी पेडिग्री नहीं है इस फील्ड में। लर्निंग न्यू फील्ड्स टू लेवल एट विच वी कैन कंट्रीब्यूट टू देम मीनिंगफुली इज चैलेंजिंग, ये भी कुछ हद तक जस्टिफाई हो रहा है। क्योंकि पैसेज में हमको बताया गया है कि देखो, हर फील्ड की अपनी, हर डिसिप्लिन की अपनी हिस्ट्री होती है और मेथोडोलॉजीज होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है, तभी आप उसमें मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकते हो या मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यस, तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, एंड दैट मे बी चैलेंजिंग। अगेन, क्या ये चैलेंजिंग होता है? अब सीधा सीधा स्टेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं तो हाँ यार, अगर आप एक दूसरी फील्ड के, और जिस फील्ड दूसरी फील्ड के हो और आप एक नई फील्ड में आ रहे हो, और जो नई फील्ड है उसकी अपनी मेथोडोलॉजीज है, अपनी उसकी एक रिच हिस्ट्री है, उसको आपको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आप मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वन कैन से दैट इट कुड बी चैलेंजिंग, एटलीस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यस, तो डी भी कुछ हद तक जस्टिफाई हो रहा है। ए इज डेफिनेटली नॉट द रीजन, और हमसे यही पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन एक्सेप्ट, तो यस, ए वुड बी द आंसर। द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड मोस्ट लाइकली अग्री विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो बताओ ऑथर किससे अग्री करेगा? क्या ऑथर अग्री करेगा कि स्क्वाडिंजर वॉज अ सक्सेसफुल पिवट? हाँ, ऑथर ने इनफैक्ट ये बोली कि सारे पिवट्स को पिनलाइज नहीं किया जाता, और ऑथर खुद एग्जाम्पल ले रहा है कि किस तरीके से श्रोडिंजर जो था उसने बुक लिखी थी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पिवट्स फ्रॉम फिजिक्स टू बायोलॉजी, और इसको लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि इट वॉज अ सक्सेसफुल पिवट। यस, ऑथर सपोर्ट करेगा। इफ इट वर्ंट फॉर मिस इन्फॉर्मेशन मोस्ट पीपल वुड ट्रस्ट दोज हु पिवट, नहीं, ऑथर बोलता है कि भाई अगर कोई पिवट करता है तो उसको लेके सस्पेशन होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि हम मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में रहते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन में क्योंकि हम रहते हैं तो हमको डाउट तो होगा ही, अगर कोई बंदा अथॉरिटी के साथ बोले एक ऐसे मैटर पे जिसको लेके वो क्वालिफाइड नहीं है। जैसे मैंने, लेट्स से मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं किसी बीमारी को लेके बहुत अथॉरिटी के साथ बोलूँ, तो उस पर आपको डाउट आएगा। इट इज़ नेचुरल, मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पीपल्स सस्पिशन ऑन द पीपल हु पिवट, बट अगर मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो लोग ट्रस्ट करते। मे बी नॉट, आई वुड से कि आई विल गिव इट अ मे बी, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। द डनिंग क्रूगर इफेक्ट मेक्स अस ओवर एस्टिमेट अदर्स कंपिटेंस इन एन एरिया, ना 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 ना, ये तो सीधा गलत हो गया। क्योंकि हमको बताया गया है कि जो डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है, ये क्या करता है? इट मेक्स अस ओवर एस्टिमेट आर ओन कंपिटेंस। तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जिस जो क्या करता है, इससे हमको, ये देखो, डनिंग क्रूगर इफेक्ट इज अ कॉग्निटिव बायस बाय विच वी ओवर एस्टिमेट आर इनकॉम्पिटेंस इन एन एरिया। तो हम दूसरे की कॉम्पिटेंस को ओवर एस्टिमेट थोड़ी करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो फीलिंग यही आ रही है कि दूसरे की इनकॉम्पिटेंस को हम अंडर एस्टिमेट ही करते हैं कि तेरे को इसके बारे में क्या पता होगा, तू तो इस फील्ड का भी नहीं है। तो इससे तो ऑथर बिल्कुल भी अग्री नहीं करेगा। आगे, ईच डिसिप्लिन हैज़ अ रिच हिस्ट्री दैट मस्ट बी अंडरस्टूड टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली, ये तो बिल्कुल सही है। जो मैंने अभी लाइन बताई थी ना, कि ये अभी हमने देखा था, ये रहा, कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट ईच डिसिप्लिन हैज़ अ हिस्ट्री एंड मेथोडोलॉजी, जिनको समझना ज़रूरी है रिस्पॉन्सिबली पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऑथर दो से डेफिनेटली एग्री करेगा, एक से मे बी, और एक से नहीं करेगा। तो जिससे नहीं करेगा वो बेटर ऑप्शन हो गई। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर कि मैंने सी एल के आंसर्स नहीं पढ़े, मतलब सी एल के मुझे आंसर्स पता है, मैंने उनके एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े। तो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन उनसे अलग हो, तो आप चाहो तो उनके भी आंसर पढ़ सकते हो। ओके, जहाँ पे मेरा आंसर उनसे मैच नहीं करेगा वो मैं बता दूंगा। बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन इन्फर दैट द ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली नॉट। अब यहाँ पे ना, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, सवाल में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, बट वो क्वेश्चन के साथ कैसे मैच हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप क्या करो, हर ऑप्शन को ना यहाँ पे ब्लैंक में इंसर्ट करो। जैसे यूं पढ़ो, द ऑथर वुड प्रोबेबली नॉट सपोर्ट पिवटिंग एफर्ट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट। इसको यूं देखो कि जो ऑथर है वो सपोर्ट नहीं करेगा पिवटिंग एफर्ट्स को, मतलब ऑथर बोलेगा कि नहीं नहीं, पिवटिंग एफर्ट नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? नहीं, ऑथर तो सपोर्ट करेगा, ऑथर ने तो खुद भी पिवट किया, और ऑथर इसको बुरा नहीं मान रहा पिवट करने को। ओके,
द ऑथर वुड प्रोबेबली, अगेन पूरा फिल करो इसको, द ऑथर वुड प्रोबेबली नॉट अप्रिशिएट दो साइंटिस्ट हु आर टेथर्ड टू देयर ट्रेडिशनल फील्ड। मतलब अगर कोई साइंटिस्ट है जो एक फील्ड को बिलोंग करता है और वो उसी फील्ड में कंटिन्यू कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली ऑथर अप्रिशिएट नहीं करेगा, नहीं यार ये तो नहीं, मतलब ऑथर बोलेगा कि यार तू अलग फील्ड में क्यों नहीं जा रहा है, एक ही फील्ड में बैठा है, ये भी नहीं लग रहा। ऑथर ये थोड़ी बोल रहा है कि पिवट करना आपकी एक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हर किसी को पिवट करना ही चाहिए। The author would probably not believe that not all pivots are penalized by modern science। आराम से समझो, the author would probably not believe, इसको यूं पढ़ना है, अगर आप इसको यूं पढ़ोगे author would believe that not all pivots are penalized तो सही लगेगा। आप सेंटेंस को सी ऑप्शन को इस ब्लैंक में इंसर्ट करो, द ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली नॉट बिलीव, ऑथर ये नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा, नॉट ऑल पिवेट्स आर पीनलाइज बाय मॉडर्न साइंस। यार सारे पिवेट्स को, सारे के सारे पिवेट्स को पीनलाइज नहीं करती मॉडर्न साइंस। क्या ऑथर ये बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, ऑथर वुड बिलीव। ऑथर तो बोल रहा है कि यार सारे के सारे पिवेट्स को पीनलाइज नहीं किया जाता, तो अगर ये बोला जाए कि यार सारे के सारे पिवेट्स को पीनलाइज नहीं किया जाएगा, तो ऑथर तो इससे अग्री करेगा ना। तो कैन आई से दैट ऑथर वुड नॉट बिलीव इट, नो, ये तो गलत बात हो जाएगी। हमसे तो यही पूछा जा रहा है कि द ऑथर वुड प्रोबेबली नॉट बिलीव दिस, तो सही बात है, ऑथर इस बात को क्या हम ये बोल सकते हैं कि ऑथर वुड नॉट बिलीव दैट ऑल पिवट्स आर नॉट ऑल पिवट्स आर पेनलाइज, नहीं नहीं नहीं, वो तो ही वुड बिलीव। अगर आपको इसको सही करना है तो क्या कर दो, नॉट को कट करो, द ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली बिलीव, ऑथर मोस्ट लाइकली ये मानता है कि यार सारे के सारे पिवट्स को पेनलाइज नहीं किया जाता, इट्स नॉट दैट ऑल पिवट्स आर पेनलाइज। समझ में आ रहा है कि कैसे मैं नॉट को अगर कट कर दूं तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो अगर नॉट को कट करने के बाद ये सेंटेंस सही होगा तो अभी तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है ना यार। समझ आया कि सी क्यों गलत है। डी, द ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली नॉट डिनाई दैट मॉडर्न टाइम्स हैव बिकम वेरी अनफॉरगिविंग फॉर साइंटिस्ट, कुड बी, ये मुझे लग रहा है ऑथर शायद डिनाई नहीं करेगा कि जो मॉडर्न टाइम्स है ना वो साइंटिस्ट के लिए अनफॉरगिविंग है, स्पेशली उन साइंटिस्ट के लिए जो पिवट करते हैं। भाई इसके साथ भी तो यही हुआ, इसने एक दूसरी फील्ड में थोड़ा पिवट क्या किया, लोग इसको लिखने लग गए कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जब भी आप एज एन आउटसाइडर कहीं और जाते हो तो लोग आपको शक की नज़र से देखते हैं। किस तरीके से आज की डेट में किस तरीके से ऐसा हो गया कि पेडिग्री इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चांसेस आर कि मोस्ट प्रोबेबली, अगेन ये सर्टेनिटी के साथ नहीं बोला जा सकता। अगर आप बोलो कि सर मतलब क्या आज साइंटिस्ट के लिए बेरहम हो गई है दुनिया, इतना भी बुरा नहीं है, हाँ इतना बुरा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इन ऑप्शन में से देखूं तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिनाई तो यही, वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा, मतलब वो इस डिनाई नहीं करेगा, मतलब ही वुड मोस्ट लाइकली अग्री कि हाँ यार हमारे जो आज के टाइम्स है ना दे हैव बिकम अनफॉरगिविंग फॉर साइंटिस्ट, मतलब माफ़ी नहीं मिलती, थोड़ा जेनरोसिटी या थोड़ा लीनियंसी के साथ नहीं देखा जाता साइंटिस्ट को, दे आर अंडर कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनी। चांसेस आर दैट द ऑथर वुड अग्री विद दिस। ये बेटर ऑप्शन होता अगर ये बोला जाता द ऑथर वुड नॉट डिनाई दैट मॉडर्न टाइम्स हैव बिकम अनफॉरगिविंग फॉर साइंटिस्ट हु पिवट। अगर ये पूरा इस तरीके से कर दिया जाता ना तो बेटर होता, बट अगेन इन चारों में से तो बेस्ट ऑप्शन अभी भी हमारा डी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी ए पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट पैरा। अब अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऑथर ने लास्ट पैरा में सवाल पूछा। अच्छा इन क्वेश्चंस ये मैं आरसी एडवांस में पढ़ाऊंगा अभी सितंबर एंड में। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि नेक्स्ट आइडिया क्या होगा, ऑथर अगली लाइन में क्या बोलेगा, आप पहले तो ये समझो कि यहाँ पे आपको लास्ट पैराग्राफ ध्यान से देखना ज़रूरी है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल फ्लो क्या है पैसेज का, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट पैराग्राफ में बात कहाँ पे आगे रुकी थी। तो कहता है, लास्ट पैराग्राफ कहता है कि व्हाट कैन वन डू, तो यानी अब ऑथर सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहा है कि भाई इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। नाउ ऑथर ने बोला कि उसके लिए शायद पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, तो ऑथर ने क्या बोला, प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज इंसेंटिव स्ट्रक्चर, सो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड एज विद अदर प्रॉब्लम्स इन साइंस, मतलब साइंस में जितनी भी प्रॉब्लम है ना सारी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है, ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर। तो अब बताओ अगला पैराग्राफ होगा तो क्या होगा, विदाउट गोइंग टू ऑप्शंस आप सोचो, ऑथर ने सोल्यूशन के बारे में बात शुरू की बट सोल्यूशन आया नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम बताई, एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लम कैसे है। वुड यू अग्री, ऑथर आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ इज दिस अ प्रॉब्लम, तो अब आगे क्या आना चाहिए, आगे सोल्यूशन आना चाहिए। व्हाट कुड बी द सोल्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि देर आर सिंपली नॉट इनफ इंसेंटिव्स फॉर दिस, या यूं कह लो जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो खराब है, आज की डेट में इंसेंटिव स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो आगे क्या होना चाहिए, why do we need a more formal reason to reward those who pivot, so you need to create a better incentive structure
टू रिवॉर्ड पीपल हु एक्चुअली पिवट। इससे क्या होगा, पीपल वुड बी एनकरेज टू पिवट। तो ए हो सकता है। वाई इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पोस्ट डॉक सच अ प्रॉब्लम। अब ये कहाँ पे निकल के आ रही है कि ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक स्टूडेंट की तो कहीं मतलब था ही नहीं पैसेज में कहीं। वाई डू पिवटर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी एक्सेप्टेड अमंग देयर पीयर्स, नहीं, ये तो ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है क्योंकि पेडिग्री पे फोकस है। व्हेन विल द साइंटिफिक कम्युनिटी बी अग्रीएबल टू द आइडिया ऑफ पिवटिंग, ये कब होगा फ्यूचर में जाके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथर बोल रहा है कि व्हाट कैन वी डू, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। एंड ए टॉक्स अबाउट वन ऑफ सच स्टेप्स, ए टॉक्स अबाउट वन ऑफ सच सॉल्यूशंस। ओके, कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे? आई वुड से 3 out of 4 इज अ वेरी रियलिस्टिक, वेरी फेयर टारगेट टू हैव इन दिस पैसेज। ओके, चलो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है इस पैसेज को लेके, कोई डाउट है आपको, कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस, आई विल आंसर इट माई सेल्फ। फिलहाल के लिए आ जाते हैं लास्ट पैसेज पे, पैसेज नंबर 4। अब अगेन इसको भी पहले स्कैन कर लेंगे मेरे साथ साथ। तो एवरी वन विद मी, पहला पैराग्राफ और पहली पहली लाइन पढ़ूंगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा पैसेज आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहता है एट द कोर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, तो मॉडर्न लिबरलिज्म के कोर में, यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म का एकदम सेंट्रल एस्पेक्ट क्या है, इज द एसर्शन ऑफ इक्वालिटी। आसान करते हैं थोड़ा, इज इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी की इक्वालिटी, यानी सारी की सारी ह्यूमन डिग्निटी बराबर है। मेरी ह्यूमन डिग्निटी, आपकी ह्यूमन डिग्निटी, प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन डिग्निटी, सड़क पे जो भिखारी बैठा है उसकी ह्यूमन डिग्निटी बराबर है। दिस इज द कोर, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, बेस्ड ऑन अ पॉजिटिव यूनिवर्सल ह्यूमन कैपेसिटी। तो दिस इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन कैपेसिटी फॉर चॉइस। और ये किस चीज़ पे बेस्ड है, इसका आधार क्या है इस कोर का? इसका आधार है कि देर इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन कैपेसिटी फॉर चॉइस, कि हम सब लोगों के अंदर कैपेसिटी है चुनने की। और क्योंकि हम सब लोगों के अंदर कैपेसिटी है चुनने की, तो इसी के बेसिस पे मॉडर्न लिबरलिज्म ने अपना कोर, अपना सेंट्रल आइडिया क्या बनाया कि भाई ह्यूमन डिग्निटी सबकी बराबर। ह्यूमन, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई इज्जत इज्जत होती है, चाहे गरीब की गरीब लड़की हो या अमीर की बेटी हो। तो इसी तरीके से ह्यूमन डिग्निटी सबकी इक्वल है। ह्यूमन बींग्स में डिफर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, स्किन कलर, ए बी सी डी कर लेता हूँ। ह्यूमन बींग्स में डिफर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, बट, तो बट के बाद जो आता है इंपॉर्टेंट है, बट ऑल आर डीम्ड मॉरल एजेंट्स हु हैव द एबिलिटी एंड राइट, बट ऑल आर डीम्ड मॉरल एजेंट, आसान कर लेता हूँ, ए एन बी में से या यूं पढ़ लेता हूँ, ऑल हैव द एबिलिटी एंड द राइट, ऑल हैव द राइट टू मेक चॉइसेस अबाउट देयर ओन लाइव्स। अब पढ़ के देखो, ह्यूमन बींग्स जो है वी कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, बट हम सब लोगों के पास ये अधिकार है कि हम अपनी चॉइसेस कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेके। तो इट इज़ हर चॉइस, इसी तरीके से इट इज़ एवरीवन्स चॉइस। प्रोटेक्टिंग दैट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है? चॉइस। इस चॉइस, इस ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मॉरल कोर ऑफ अ लिबरल सोसाइटी। ठीक है, तो जो लिबरल सोसाइटी है उसका, उसकी मोरालिटी का कोर क्या है, उसकी मोरालिटी का सबसे बेसिक सेंट्रल पार्ट क्या है, कि हम इस ऑटोनॉमी को, इस चॉइस को प्रोटेक्ट करें। हर किसी के पास अधिकार है अपने जीवन को लेके चॉइसेस करने का। ओवर टाइम द स्फेयर ऑफ ऑटोनॉमी एक्सपैंडेड। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऑटोनॉमी है, जो चॉइस का स्फेयर है, जो चॉइस की आपके पास स्कोप है, या चॉइस का जो सेट है, दैट हैज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड नॉट जस्ट द एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, तो ये तो पहले था ही था, इट हैज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड वंस फ्रेमवर्क एंड इवन मेकअप मॉरल रूल्स फॉर वन सेल्फ। तो ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस ऑटोनॉमी को एक्सपैंड किया गया, और कैसे एक्सपैंड किया गया? टू इंक्लूड मेकअप ऑफ मॉरल रूल्स फॉर वन सेल्फ। अब पढ़ के देखो जरा, कि पहले से ये तो था ही था, आपके पास चॉइसेस तो पहले ही थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऑटोनॉमी है इसको एक्सपैंड किया गया और एनलार्ज किया गया। और आज ये क्या इंक्लूड करता है? आज ये इंक्लूड करता है द राइट टू मेकअप मॉरल रूल्स फॉर वन सेल्फ। आज आप अपने लिए, खुद के लिए मॉरल रूल्स भी बना सकते हो। तो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा, आई एम श्योर ये आपको मुश्किल लगा होगा, काफ़ी लोगों ने शायद ये पैसेज छोड़ा होगा, और कोई उसमें गलत भी नहीं है। बट हाँ, सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ के तो पैसेज नहीं छोड़ना चाहिए, दैट इज़ एटलीस्ट नॉट हाउ आई डू। तो मैं पैसेज किस तरीके से डिसाइड करता हूँ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। सो पैसेज को स्कैन करके मैं देखता हूँ कि समझ कितना आ रहा है।
क्वेश्चंस पढ़ के देखता हूँ क्वेश्चंस का नेचर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या लग रहा है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करता हूँ कि करना है या नहीं। तो अभी तो मैं स्कैन ही कर रहा हूँ। पहला पैराग्राफ पढ़ के मुझे पता लग गया कि ये मॉडर्न लिबरलिज्म के बिलीफ के बारे में बात कर रहा है। इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज द सेंट्रल, व्हाट इज द कोर बिलीफ ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट कोर बिलीफ एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। किस तरीके से पहले इसमें ये आता था, अब ये भी आता है। आगे देखते हैं। दिस इज मोस्ट एविडेंट इन द स्फेयर ऑफ सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड फैमिली लाइफ। तो कोई भी एक पढ़ लो कि ये चीज़ जो ऊपर उसने बोली कि अब इसको एक्सपैंड हो गई है और इसके अंदर ये भी आ गया कि आप अपने लिए मॉरल रूल्स बना सकते हो। ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? सेक्सुअलिटी के स्फेयर में। कैसे देखने को मिलता है आगे बताएगा। कहता है द नोशन दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी हैज़ बिकम वन ऑफ दोज वर्बोटिन आइडियाज़। मुझे वर्बोटिन का मतलब नहीं पता। कहता है कि ये जो नोशन है, क्या नोशन है? ये जो नोशन है कि देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी। तो जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स होता है, मतलब जिस आप जेनेटेलिया के साथ, जिन ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो, और जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है कि मैं अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करता हूँ या फीमेल, दिस, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना हैज़ बिकम वन ऑफ दोज आइडियाज। मुझे नहीं पता कौन से आइडियाज, इट हैज़ बिकम वन ऑफ दोज आइडियाज इन लिबरल सर्कल्स। तो ये लिबरल सर्कल्स में यानी लिबरलिज्म में ये सम सॉर्ट ऑफ आइडिया बन गए हैं। एक प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है कि ये अलाउड नहीं है। इट इज़ अ प्रोहिबिशन दैट हैज़ बीन एनफोर्स्ड बाय मेनी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स। तो ये एक तरीके की प्रोहिबिशन है, एक तरीके की रोक है, जिसको ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स ने एनफोर्स किया है कि नहीं नहीं नहीं, ये करना पड़ेगा। चलो आगे। वाइल टेक्नोलॉजी। अब मुझे पता है जब भी वाइल से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम जानते हैं ना कि वाइल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी ऑल दो, इवन दो, डिस्पाइट, इंस्पाइट, वाइल, सिंस, व्हेन, जब भी इनमें से किसी भी सेंटेंस से शुरुआत हो तो पहले पार्ट पे फोकस नहीं है, फोकस कॉमा के बाद वाले पार्ट पे है। कहता है वाइल टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू टेक अवे द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर, दिस इज अ फॉल्स प्रॉमिस। तो हमारे ऑथर का, हमारे पैसेज का फोकस इस बात पे नहीं है कि टेक्नोलॉजी प्रॉमिस करती है कि भाई हम तुम्हारे सारे के सारे ह्यूमन लिमिटेशंस से तुमको मुक्त करा देंगे। नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रॉमिस है ये झूठा वादा है। ठीक है, ये गलत प्रॉमिस हो रही है, ये खाप फरोशी है। आगे, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी कैन शेप द बिहेवियर एंड आउटकम, शेप द बिहेवियर थ्रू सर्जरी, ड्रग्स एंड अदर इंटरवेंशन। तो कोई भी एक पढ़ लो, सर्जरी पढ़ लो, इंटरवेंशन पढ़ लो। तो ऑथर बोलता है कि बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? टेक्नोलॉजी आपके बिहेवियर को शेप कर सकती है थ्रू इंटरवेंशन। बट अब मैं नॉर्मली सेकेंड लाइन नहीं पढ़ता, बट यहाँ पे बट आ गया ना। कहता है बट द इमरजेंस ऑफ जेनेटिक्स promises much more fundamental changes to those underlying faculties that may one day alter our understanding of political rights। आराम से पढ़ते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि देखो, टेक्नोलॉजी आपके बिहेवियर को शेप कर सकती है थ्रू इंटरवेंशन, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो जेनेटिक्स का जो एमरजेंस हुआ है ना, ए एंड बी में से एक पढ़ रहा हूँ, जो जेनेटिक्स का जो एमरजेंस हुआ है ये प्रॉमिस करता है आपको, क्या प्रॉमिस करता है? ये आपको प्रॉमिस करता है मच मोर फंडामेंटल चेंजेस। ये आप और बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के चेंजेस कर देगा टू दोज फैकल्टीज, जो कि एक दिन शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग ही चेंज कर दे पॉलिटिकल राइट्स की। हमारी जो आज की डेट में पॉलिटिकल राइट्स की अंडरस्टैंडिंग है, इट माइट बी ऑल्टर्ड कंप्लीटली। आगे, liberals need to recognize that autonomy is not the sole human good that trumps all other ends that people choose। आराम से पढ़ते हैं। ऑथर कहता है कि लिबरल्स को एक बात समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? लिबरल्स को ये समझना पड़ेगा कि ऑटोनमी ऐसी इकलौता ह्यूमन गुड नहीं है, एक ऐसी इकलौती ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो बाकी सारी की सारी चीज़ों पे भारी है, जो बाकी सारी चीज़ों को ट्रम्प कर देती है। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि लिबर की ऑटोनमी इज नॉट समथिंग विच इज अलोन हैवियर और मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। तो मैंने अगेन हमेशा की तरह पहला पैराग्राफ और पहली पहली लाइन पढ़ी। कुछ केसेस में मैंने सेकंड लाइन पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब भी सेकंड लाइन में बट येट हाउएवर रादर आए या पहला सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस क्वेश्चन हो तो हम पढ़ते हैं। तो जितना मैंने पढ़ा, मैंने इसके वर्ड्स नहीं नोट किए, बट अगेन आई एम श्योर जो ओरिजिनल पैसेज था उससे काफ़ी छोटा हो गया। तो हमने जितना पढ़ा, लिबरलिज्म का कोर बिलीफ क्या है, लिबरलिज्म के कोर बिलीफ का बेसिस क्या है, कैसे लिबरलिज्म में फर्दर चॉइसेस को एक्सपैंड करने की कोशिश की गई है। उसके बाद आगे हमको बताया जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सेक्सुअलिटी के स्फेयर में।
फिर ये जो आइडिया है जहाँ पे बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी के बीच का रिश्ता, इसको लेके ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की कुछ व्यू है। फिर ऑथर ने बोला कि टेक्नोलॉजी प्रॉमिस करती है कि ह्यूमन नेचर के लिमिटेशंस को हटा देगी, बट ये झूठी प्रॉमिस है। टेक्नोलॉजी बिहेवियर को शेप कर सकती है, बट जेनेटिक्स तो कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रही है जो कि फंडामेंटली चेंज कर देगी हमारी फैकल्टीज़ को, जिससे आगे चल के ये इफेक्ट पड़ेगा। लिबरल्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अरे लिबरल्स समझो, ऑटोनॉमी इज़ नॉट द सोल ह्यूमन गुड जो सब चीज़ पे भारी है। तो मुझे बताओ, ऑथर लिबरल्स को, लिबरल्स व्यू को, लिबरलिज्म के जो डिमांड है आज की डेट में, उसको सपोर्ट कर रहा है कि उसके अगेंस्ट है? मुझे तो अगेंस्ट लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ऑथर शॉर्ट में ये कहना चाह रहा है कि लिबरलिज्म की जो ये सोच है, लिबरलिज्म का जो बिलीफ है कि सब कुछ पूरा का पूरा आपकी चॉइस होगी, पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ऑथर बोल रहा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। ऑटोनॉमी इज़ नॉट द सोल ह्यूमन गुड जो हर चीज़ पे ट्रायम करती है। फिर ऑथर टेक्नोलॉजी को लेके भी बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी आपके बिहेवियर को शेप करती है। हाउएवर आपको समझना पड़ेगा कि जेनेटिक्स जैसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती हैं, जिससे कुछ बहुत ही फ़र्क पड़ जाएगा। ऑथर ये भी बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी अगर ये बोल रही है कि ह्यूमन नेचर की लिमिटेशन दूर कर देगी, तो वो झूठी प्रॉमिस है। सो लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है दैट द ऑथर बिलीव्स दैट liberals are going a little too far in their quest for autonomy for everything, and that is going to have deleterious harmful effect uh, to the general humanity. क्वेश्चंस का नेचर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कन्वेज द मेन पॉइंट, यानी कि मेन आइडिया? वी कैन एज्यूम दैट द ऑथर वुड सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्फरेंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स अलाइंस विद द ऑथर्स व्यू? अब ध्यान से समझो इसको, इनमें से कौन सा ऑप्शन अगर झूठ हो गया तो ऑथर के व्यू से अलाइन कर जाएगा? मतलब अभी वो व्यू के बारे में क्या बोल सकते हो कि अभी वो अलाइन नहीं कर रहा होगा? भाई इनमें से जो ऑप्शन झूठ होने पे ऑथर के व्यू से अलाइन करेगा, वो अभी तो अलाइन नहीं कर रहा होगा ना। तो अगेन इन्फरेंस ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन अंडरलाइंग द ऑथर सेंट्रल क्लेम? तो ऑथर का जो सेंट्रल क्लेम है, ऑथर का जो मेन आइडिया है, उसमें अंडरलाइंग है उसकी बेसिक अजम्पशन क्या है? तो ठीक है, वो अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन हमको बतानी है। ये भी ऑफ कोर्स मेन आइडिया से ही रिलेटेड है, अजम्पशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस देखो, सारे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। पैसेज, अब अलग अलग लोगों का इस पे अलग अलग व्यू हो सकता है। आई वुड से मॉडरेट लेवल का पैसेज है, इजी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है। मॉडरेट लेवल का पैसेज है और क्वेश्चन सारे रीजनिंग के हैं, तो ये मेरे लिए तो टाइप 4 मुझे लग रहा है कि मॉडरेट पैसेज है, बट क्वेश्चन सारे के सारे रीजनिंग के हैं। तो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ पैसेज दैट यू विल हैव टू डिसाइड ऑन द फीलिंग ऑफ योर गट, ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग। ऑल्सो इट वुड डिपेंड कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। अभी कहाँ स्टैंड करते हो से मतलब ये है कि आप कितने पैसेज कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पैसेज कर रहा हूँ, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, हाँ तो इसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 3 पैसेज ऑलरेडी कर चुका हूँ। चौथा पैसेज है, ये करने बैठ गया तो ये छूट जाएगा। तो येस, दिस इज़ अ पैसेज दैट आई वुड लीव। अब यही अगर मान लो मैंने पहला पैसेज छोड़ दिया और ये सेकंड पैसेज है, तब मैं इसको अटेम्प्ट करता। ठीक है, कीवर्ड्स है नहीं ज़्यादा, कीवर्ड्स तो कोई भी नहीं है। ये मेन आइडिया का क्वेश्चन है, ये मेन आइडिया की अजम्पशन क्या है, ये दोनों भी इन्फ्रेंस वाले हैं, तो यहाँ पे कोई पैरा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। तो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ पैसेज जहाँ पे मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगा, यहाँ पे पैरा बाय पैरा नहीं कर सकता। तो चलो पैसेज पढ़ लो, आप पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पैरा स्पेसिफिक क्वेश्चन तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया। मेरे हिसाब से मेन आइडिया है कि लिबरलिज्म या जो लिबरल्स हैं वो बहुत ऑटोनॉमी पे ओवर फोकस कर रहे हैं, जिसकी जो कि अच्छी बात नहीं है। लिबरलिज्म ओवर एम्फसाइजेज इंडिविजुअल ऑटोनॉमी टू द डेट्रीमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। येस, आई बिलीव दिस इज द मेन आइडिया। एक लाइन में ऑथर ये कहना चाह रहा है, लिबरलिज्म एंड इट्स कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी एज द सुप्रीम ह्यूमन गुड आर अंडर थ्रेट इन मॉडर्न सोसाइटी। ये लास्ट वाले से दिक्कत है। इट इज प्रोबेबली अंडर थ्रेट, वैसे तो ऐसा कहीं बोला नहीं इट इज अंडर थ्रेट, बट हम ऑथर कहना ये चाह रहा है दैट मॉडर्न सोसाइटी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम दीज लिबरल्स एंड देयर वियर्ड डिमांड्स। ऑथर ने, अच्छा क्या बताओ, क्या ऑथर यहाँ पे न्यूट्रल है? मतलब क्या ऑथर बस ये बता रहा है कि भाई लिबरल्स देखो ये डिमांड करते हैं, लिबरल्स चाहते हैं कि ऐसा हो, और ऑथर ने अपना व्यू नहीं दिया? नहीं, ऑथर ने क्लियरली अपना व्यू दिया कि भाई लिबरल्स को समझने की जरूरत है कि तुम जो डिमांड कर रहे हो कि 100% ऑटोनॉमी हो जाए, वैसा नहीं हो सकता, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऑथर क्लियरली इसके अगेंस्ट है। तो वो ऑथर का अगेंस्ट होना, ऑथर का डिसअप्रूवल दिखाई देना चाहिए ना ऑप्शन में, तो वो नहीं आ रहा बी के अंदर, और वही तो मेन आइडिया है, तो वो मिसिंग है। लिबरलिज्म फेल्स टू बैलेंस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी विद कम्युनल ट्रेडिशंस। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑथर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और कम्युनल ट्रेडिशंस को कंपेयर कर रहा है। ऑथर तो इन जनरल बात कर रहा है। ऑथर तो ये भी बोल रहा है कि भाई
टेक्नोलॉजी आपका बेसिक ह्यूमन नेचर नहीं चेंज कर सकती। तो कम्युनल ट्रेडिशंस इज नॉट समथिंग दैट इज द ऑथर्स मेन कंसर्न हियर। तो अगेन ये वाली चीज़ कम्युनल ट्रेडिशन वाली दिक्कत है, इसलिए बार हो गया। Genuine human experience depends on biological realities and natural limitations. True, the author will agree with this. तो अगर आप मुझसे पूछो कैन वी इन्फर दिस, यस, मेरे हिसाब से इन्फर किया जा सकता है, क्योंकि ऑथर का मानना है कि जेन्युइन ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए यू हैव टू रिस्पेक्ट द बायोलॉजिकल रियलिटीज, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेचुरल लिमिटेशंस, बट दिस अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द मेन आइडिया। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इस पैसेज में कोई मेन आइडिया हो ही नहीं सकता जिसमें लिबरलिज्म या लिबरल वर्ड ना आए। इस पैसेज का सबसे कोर टेनेट ही ये है, इस पैसेज का मेन आइडिया है कि लिबरलिज्म की जो एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी की डिमांड है ना, वो मतलब इलॉजिकल है, वो उससे दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है। तो डी मेरे हिसाब से बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। आई हैव बीन टोल्ड, अगेन मैंने खुद से तो आंसर नहीं चेक किया, मेरी जो टीम है उसने मुझे बताया कि सीएल ने इसका आंसर ए दिया है, और सॉरी सीएल ने इसका आंसर डी दिया है। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा। मतलब मैं अगर मार्क करता तो मैं ए मार्क करता, कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करता, -1 मिलता मिलता आई वुड हैव मार्क्ड ए। नेक्स्ट, वी कैन एज्यूम, नहीं पहले वो वाला करेंगे कि सेंट्रल आइडिया का अजम्पशन क्या है। अब सोचो, अगर मेरा सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ये है कि भाई लिबरल्स की जो डिमांड है एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी की, उससे नुकसान होगा, उससे दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वो सोसाइटी के, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो अब ये मेन आइडिया किस अजम्पशन पे बेस्ड है? ये मेन आइडिया इसी पे बेस्ड है ना कि अगर आप ऑटोनॉमी को एक्सपैंड करोगे और इतना मतलब रूथलेसली एक्सपैंड करोगे, तो उससे ह्यूमन फ्लरिशिंग के आड़े में आएगी वो। मतलब वो ऑटोनॉमी को एक्सपैंड करना वुड बी एट द डेट्रीमेंट, वुड हार्म द मूवमेंट और फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। यस, बिल्कुल यही चीज़ निकल के आ रही है, यही अजम्पशन है जिस पे ऑथर बात कर रहा है। एडवांसेस इन बायोमेडिकल एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजी, गलत, इसको सीधा बार कर दो, ये मेन आइडिया से रिलेटेड भी नहीं है। बायोमेडिकल और जेनेटिक टेक्नोलॉजी इज नॉट व्हाट द मेन पैसेज और द सेंट्रल आइडिया इज अबाउट। बायोलॉजिकल रियलिटीज अंडरमाइन नॉट ओनली सोशल इंस्टीट्यूशंस, गलत। बायोलॉजिकल रियलिटीज डोंट अंडरमाइन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑथर बिलीव्स, या सेंट्रल आइडिया इस पे बेस्ड है कि बायोलॉजिकल रियलिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड। बायोलॉजिकल रियलिटीज आर इंपॉर्टेंट, दे शेप आर ह्यूमन एक्सपीरियंस। Human dignity depends on autonomy and can be hindered by limits imposed by nature and community. ये तो लिबरल्स मानेंगे भाई। जो लिबरल्स बोल रहे हैं ना कि भाई एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी चाहिए, एक ह्यूमन डिग्निटी सबकी इक्वल है, हमको पूरी की पूरी चॉइस होनी चाहिए, और आप नहीं बता सकते कि हम क्या करोगे, नेचर हमको नहीं बताएगा, बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं बताएगी कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, मैं जैसा फील करता हूँ। तो ए इज समथिंग दैट द लिबरल्स हैव बेस्ड देयर फिलोसफी ऑन। ऑथर तो बोल रहा है कि ये लिबरल्स गलत हैं, तो ये तो वर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो आई वुड से दैट हेयर डी इज एन ईजी ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे के सारे ऑप्शन रूल आउट हो रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स, अब ये सवाल क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अगर झूठ हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो ऑथर के व्यू के साथ अलाइन करेगा? यानी अभी वो व्यू ऑथर के साथ अलाइन नहीं कर रहा। देखो डी, देखो, अनकंडीशनल ऑटोनॉमी एज द हाईएस्ट ह्यूमन गुड इज एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस या ह्यूमन एक्सपीरियंस। इससे तो ऑथर अग्री करेगा ना। ऑथर तो खुद ये बोल रहा है कि भाई अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हमको अनलिमिटेड ऑटोनॉमी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ह्यूमन एक्सपीरियंस में, नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन एक्सपीरियंस तो डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर, आपकी लिमिटेशंस के ऊपर। तो ये तो ऑलरेडी ऑथर के व्यू से मैच कर रहा है, इसको अगर हम नेगेट कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, तो मैच नहीं करेगा। द डिनायल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स एंड जेंडर अंडरमाइंस बायोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी रियलिटीज, ऑथर इससे भी अग्री कर रहा है। अगर आपने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा हो तो आपको पता लग जाएगा कि ऑथर बेसिकली ये बोल रहा है कि देर इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी, जिसको लिबरल्स डिनाई करते हैं। तो ऑथर तो इस वाली चीज़ से एग्री करेगा। तो अगर आप सी को नेगेट करोगे तो ऑथर के व्यू से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू लिबरेट ह्यूमंस फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स ऑफ देयर नेचुरल बॉडी, नहीं, ऑथर ने तो बोला था कि भाई वो फॉल्स प्रॉमिस है, झूठी प्रॉमिस है। तो अगर आप उल्टा कर दो, टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव द पावर टू लिबरेट ह्यूमंस फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ देयर नेचुरल बॉडी, तब अग्री होगा। अभी तो फिलहाल ऑथर इससे डिसएग्री करेगा, और अगर अभी ऑथर इससे डिसएग्री कर रहा है तो नेगेट करेंगे तो ऑथर अग्री करेगा। यही चाहिए कि कौन से ऑप्शन को नेगेट कर दें तो ऑथर अग्री करे। Autonomy as well as biological and communal limits are essential for a liberal community. For a liberal community नहीं, ये एक एक्चुअली ह्यूमन कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, बट लिबरल कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। लिबरल कम्युनिटी के तो लिबरल कम्युनिटी डिसाइड करेगी ना, और लिबरल कम्युनिटी तो ये मान रही है कि हमको लिमिट बिल्कुल नहीं चाहिए।
तो ए ऑप्शन जैसा दिया है ना उससे ऑथर एग्री करेगा ना इसके नेगेटेड पार्ट से। मतलब आप यूं समझ लो कि ए ऑप्शन ऑथर का व्यू है ही नहीं किसी भी तरीके से। मतलब ऑथर के व्यू से ना मैच करता है ना डिसएग्री करता है। इट इज इट्स साइड स्टेप्स दैट, कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो बी जबकि ऐसा ऑप्शन है जिसको नेगेट करोगे तो एब्सोल्युटली ऑथर एग्री करेगा, और हमको यही चाहिए किसको फॉल्स कर दें कि ऑथर एग्री करे, तो बी आंसर है। वी कैन एज्यूम दैट द ऑथर वुड सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बताओ ऑथर किसको किसको सपोर्ट करेगा। इंडिविजुअल चॉइस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एन एब्सोल्यूट यस, 100% करेगा। ऑथर ही तो कहना चाह रहा है कि इंडिविजुअल चॉइस ठीक है होनी चाहिए, बट ये नहीं कि भाई उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इट इज अनरियलिस्टिक टू डिनाई द लिंक बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यस ऑथर तो यही मान रहा है। जो लिबरल्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इनमें कोई रिलेशन नहीं, ऑथर बोल रहा है बिल्कुल अनडिनाइबल लिंक है। टेक्नोलॉजी कैन ओवर पावर एंड रीशेप ह्यूमन नेचर, नहीं। ऑथर बोलेगा कि टेक्नोलॉजी नेचर, ह्यूमन नेचर को रीशेप नहीं कर सकती, वो तो झूठी प्रॉमिस है ना। वन मस्ट रिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर राइट्स बट विद इन लिमिट, सही बात है। ट्रांसजेंडर की भी राइट्स हैं मैं मानता हूँ, बट हाँ एक लिमिट है उसकी। तो सी आंसर हो जाएगा। दिस इज एन ईजी वन। तो कितने क्वेश्चन कर सकते थे, आई वुड से 3 क्वेश्चन, क्योंकि एक तो मेरा गलत ही हो गया वो वाला सीएल के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। सो आई वुड से 3 क्वेश्चन, बट यस अगर ये पैसेज किसी ने छोड़ भी दिया तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, विद दैट हमारे चारों पैसेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए अपने तरीके से जैसे मैं करता हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी सेशंस देखते हैं या आरएम के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा दैट आई हैव डन नथिंग एल्स बट अप्लाइड व्हाट आई टीच इन माय क्लास एज वेल। एंड अगेन दीज आरसीज हैव नॉट बीन मेड बाय मी, ये सीएल के आरसीज हैं, तो बस एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं सिखाता हूँ वो दैट इज़ प्रीटी यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द वीए पार्ट।